हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रतीक नायक और हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव तमिलनाडु बोर्ड की किताब, जहां हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस किया था मौर्यन इंडिया के बारे में। सो इन द प्रीवियस सेशंस वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द मौर्यन इंडिया। आप सबका बहुत सारा शुक्रिया, आप लोग ने बहुत ही अप्रिशिएट किया एंड इट गिव्स अस द मोटिवेशन टू 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 कंप्लीट द एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड की बुक, प्रिसाइसली नॉट द एनसीईआरटी, जहां हम आज के क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट मॉडर्न इंडिया को। तो आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मौर्य काल के बाद किन परिस्थिति का जन्म होता है और किस तरह से मौर्यस की कहानी बदलती है और एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई। ओके, तो आज का हमारा सेशन रहेगा वो है पोस्ट मॉडर्न इंडिया, वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ दिस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड सर। ठीक है ना। पोस्ट मॉडर्न पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहां पे हमको ये पता चलता है कि मौर्यस के द्वारा जो एम्पायर बिल्टअप किया गया था, आपको पिछला क्लास याद ही होगा, हमने पिछले क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि मौर्यस वर एबल टू क्रिएट वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन द कंट्री। तो ये जो मौर्यस के द्वारा सबसे बड़ा एम्पायर क्रिएट किया गया था, ये एम्पायर उसके बाद टूट जाता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। So the period from 325 BC, कितना 325 BC, सॉरी, the period from 185 BC, पिछले क्लास के अंदर हमने आपको बताया था कि कैसे बृहद्रथ को मार के पुष्यमित्र शुंग पावर के ऊपर आते हैं। और 185 BC से प्रिसाइसली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो करीबन 200 सी तक का पीरियड या 300 सी तक का पीरियड आपको देखने को मिलेगा। ये पोस्ट मॉडर्न इंडिया का पीरियड है। ये पीरियड के समय पे भारत में विदेशी आक्रमण हुए। ये पीरियड के अंदर छोटे बड़े किंगडम्स बनने की शुरुआत हुई, जैसे विदेशी आक्रमणों के अंदर कुषाण किंग आपको देखने को मिलते हैं जो भारत में आते हैं और इन्होंने अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया। हमको इसी पीरियड के अंदर सातवाहन करके एक डायनेस्टी देखने को मिलती है जो साउथ इंडिया के अंदर निकल के आई थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। दे वर आल्सो एबल टू एस्टेब्लिश वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन साउथ इंडिया इन दी डेक्कन रीजन। ओके, तो आज का महाराष्ट्र वाला जो प्रदेश है वहां पे हमको ये जानकारी मिल रही है कि सातवाहन करके जो डायनेस्टी है वो निकल के आई। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय पे एक से अधिक वी विल सी कि पॉलिटिकल डायनेस्टीज पावर के ऊपर आ गई। ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि भारत की राज्य व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाती है। मोटे मोटे तौर के ऊपर पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर आप समझिए तो उसको मैपिंग के थ्रू अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे तो हमको तीन चार चीजें समझ में आएगी। ये वो पीरियड है जहां पे वी विल सी कि भारत में विदेशी आक्रमण होने शुरू हो गए सर। ओके, सो वी विल फाइंड कि गुड नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेजन्स ऑन इंडिया विल टेक प्लेस। ओके, ये फॉरेन इन्वेजन्स के अंदर चार डायनेस्टीज आपको देखने को मिलती है। पहले आते हैं इंडो ग्रीक्स। कौन आते हैं? इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स इज अ डायनेस्टी दैट केम इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। दूसरे अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उनको कहते हैं शकाज, शकाज या सीथियंस के रूप में हम लोग इनको पहचानते हैं। ये वो डायनेस्टी है जो भी सेंट्रल एशिया से आपको देखने को मिलेगी। तीसरे हमको देखने को मिलेंगे पार्थियंस। पार्थियंस भी मूलतः से अगर आप देखोगे तो सेंट्रल एशिया से या वेस्ट एशिया, ईरान से आने वाली डायनेस्टी है। और चौथे हमको मिल जाते हैं कुषाण, जिनके बारे के अंदर अभी मैंने आपको जो मैप दिखाया, ये मैप किसी और का नहीं पर ये कुषाण डायनेस्टी का ही है। तो कुषाण करके जो वंश है इनकी भी कहानी हम लोग समझेंगे। वी विल ऑल्सो ट्राई टू सी द स्टोरी ऑफ द इंडो ग्रीक शकाज एंड दी अदर डायनेस्टीज दैट हैड कम टू पावर और इनकी क्या बैकग्राउंड रही है, इनके ऊपर भी देखेंगे। साथ साथ हमको यह भी पता चलता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय पे शुंग डायनेस्टी मगध के ऊपर आती है। सो वी विल फाइंड द शुंग डायनेस्टी विल कम टू मगध। ये वही शुंग डायनेस्टी है जो मूलतः से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी सर। ओके, और मगध में शुंग डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं कणव डायनेस्टी। कणव डायनेस्टी शुंग डायनेस्टी के बाद आती है। इनफैक्ट वासुदेव कणव करके एक मंत्री हुआ करते थे, ही वाज द मिनिस्टर ऑफ द शुंगास ओनली, और इन्होंने आखिर के शुंग राजा को उथला के अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। हमको इस पीरियड के अंदर यह भी देखने को मिलता है कि कलिंग इंडिपेंडेंट हो जाता है और कलिंग के अंदर हमको ये जानकारी मिल रही है कि एक राजा आते हैं जिनका नाम था खारवेल। ये खारवेल अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे और कलिंग को फिर से मौर्यस के बाद वाले पीरियड में डोमिनेट कराएंगे। साथों साथ नीचे दक्कन के अंदर हमको सातवाहन डायनेस्टी देखने को मिलेगी। सातवाहन एक ऐसा ब्रांच आपको मिलता है जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर उभर के आया था और इन्होंने करीबन 300 साल से अधिक पीरियड आज के दक्कन महाराष्ट्र वाले रीजन में डोमिनेट किया। साथों साथ आज का जो तमिल लैंड है वहां पे आपको संगम पीरियड देखने को मिलता है। ये वो संगम पीरियड है जहां पे आपको तीन डायनेस्टीज देखने को मिलेगी। एक तो थी चोला, दूसरी थी चेरा
और तीसरी थी पांड्यास। ओके, इनफैक्ट इनके बारे में अशोक ने अपने रॉक एडिक्ट नंबर 2 में और रॉक एडिक्ट नंबर 13 में मेंशन भी किया है कि दक्षिण भारत की 3 राजवंश है जिनके साथ मेरा धम्म विजय भी हुआ था। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड को देखेंगे तो ये वो पीरियड है जहां हमको ये जानकारी मिल रही है फ्रॉम 200 BCE टू 300 CE। ये पीरियड के समय पे बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस हुए। ये चेंजेस को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर देखेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो मूलतः से विदेशी आक्रमणों के सेंट्रिक देखना है, क्योंकि पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको पुष्यमित्र शुंग की कहानी बता दी थी। तो आप में से जो भी विद्यार्थी जिन्होंने प्रीवियस क्लास अटेंड किया है ये तमिलनाडु बोर्ड की सीरीज के अंदर, उसमें मैंने पुष्यमित्र शुंग की कहानी बताई थी, जहां आपको ये बताने की कोशिश की गई थी कि कैसे पुष्यमित्र शुंग अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं। बृहद्रथ जो मौर्यन राजवंश का आखिर का राजा था, उसकी जो पूरी सरकार थी उसको उथला दिया जाता है, बृहद्रथ को मार दिया जाता है और आखिर में पुष्यमित्र शुंग अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। तो इंडो ग्रीक, शकास, पार्थियंस और कुषाण ये 4 ब्रांचेस है जो विदेशी आक्रमणों के रूप में आई। शुंग डायनेस्टी से पुष्यमित्र शुंग आएंगे, कलिंग में खारवेल आएंगे, सातवाहनस और चोला चेरास और पांड्यास ये तमिलनाडु के अंदर उभर के आते हैं। इनको संगम पीरियड के साथ कहते हैं। संगम पीरियड वो पीरियड है जहां तमिल साहित्य का विकास हो रहा था, तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट हो रहा था। ये वो पीरियड है जहां हमको जानकारी मिल रही है कि तमिलनाडु वाले रीजन्स के अंदर वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ तमिल स्पीकिंग लिटरेचर विल बी कमिंग आउट है। तमिल लैंग्वेज की जो बोलने वाले जो एक समुदाय है उसका साहित्य बनने की शुरुआत हुई। ये साहित्य को ही संगम लिटरेचर कहते हैं। अब ये संगम एग्जैक्टली है क्या, इसका किस तरह से बैकग्राउंड रहा है, उसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे जैसे जैसे क्लासेस के अंदर बढ़ते हैं सर। खैर, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग आज का हमारा जो क्लास है वहां हमारा जो फोकस एरिया रहेगा वो ये डायनेस्टीज के ऊपर रहेगा कि विदेशी आक्रमण कैसे हुए पोस्ट मॉडर्न इंडिया के ऊपर और किस तरह से ये लोग निकल के आए। ओके, समय मिलता है तो हम लोग थोड़ा बहुत सातवाहना के बारे में भी डिस्कस करेंगे और अल्टीमेटली फिर शुंगास और कणौस के बारे में भी देखेंगे कि मगध के अंदर क्या हुआ था। खैर, मैंने आपको बताया था कि ये जो इंडो ग्रीक्स से यही लोग मगध के ऊपर आक्रमण करते हैं और यही इंडो ग्रीक्स को रोकने के लिए पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्यन वंश की गाड़ी को पलटा देता है, उनकी सत्ता को पलटा देता है और अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि एक नया शुंग वंश की शुरुआत हुई। तो यहां से शुरू करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ। ये मैप तीनों के तीनों याद रखना, क्योंकि ये मौर्यन एम्पायर का मैप है, ये कुषाणों का मैप है और ये सतवाहनों का मैप है। ये वही सतवाहन डायनेस्टी है जिसने दक्खन के अंदर आज के महाराष्ट्र वाले रीजन में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया था, महाराष्ट्र से के आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। तो आगे चलते हैं, पर आगे चलने से पहले अगर आप हमारे साथ इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 2023 की आगाज होने वाली है और 2023 के लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 23% डिस्काउंट माय फ्रेंड्स। 23% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यूज दिस कोड PN Live एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ज्वाइन अवर लाइव क्लासेस, जहां आपको आज की तारीख के अंदर वी विल सी कि 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 6 मंथ्स का कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप ले रहे हो ये कोड के थ्रू तो आपको 23% डिस्काउंट मिलेगा। तो ज्वाइन अस, हमारे साथ लाइव क्लासेस के अंदर जुड़िए, हमारी नई बैचेस का लाभ उठाइए। 5 जनवरी से नई बैच शुरू हो रही है रफ्तार, इसके साथ साथ 12 जनवरी से वी आर स्टार्टिंग विद आरंभ बैच। आरंभ बैच बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो अगले 1.5 साल तक 2024 के लिए चलेगी खास करके। इसके सिवाय अगर आपको कोई EMI की क्वेरी है या एनी काइंड ऑफ एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585। आवर टीम विल बी रेडी टू हेल्प यू आउट इन एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आप जो भी फेस कर रहे हो सर। खैर, तो आज हम लोग पोस्ट मॉडर्न इंडिया की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया में क्या क्या करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे भारत में विदेशी आक्रमण हुए। ये विदेशी आक्रमणों को हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों हुए हैं और इसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या है सर। ओके, अब आप देखिए कि विदेशी आक्रमण क्यों होते हैं सर। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर के, अशोक के ऊपर या बिंदुसार के ऊपर विदेशी आक्रमण हुए थे कि नहीं हुए थे? तो संसार की नियति है सर, है ना। देयर इज समथिंग दैट वी कॉल एज द लॉ ऑफ पावर एज वेल। ओके, कौटिल्य अपनी किताब अर्थशास्त्र के अंदर उसको मत्स्य न्याय के रूप में लिख के गए हैं और कौटिल्य ने कहा है मत्स्य न्याय के द्वारा कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को दबाती है। मगध की गद्दी कमजोर हो रही थी,
हमने पिछले क्लास के अंदर देखा था कि बृहद्रथ करके जो राजा है मगध के अंदर, उनकी राजकीय हैसियत और राजकीय सत्ता पहले जितनी नहीं बची है, और उनकी राजकीय सत्ता और राजकीय हैसियत पहले जितनी नहीं बची थी, इसी के कारण हमको ये देखने को मिला कि विदेशी आक्रमण हुए। ये विदेशी आक्रमणों को इनफैक्ट आप देखोगे तो इंडो ग्रीक्स करके एक डायनेस्टी आई। ये जो इंडो ग्रीक्स करके जो डायनेस्टी आई है, इसी के बारे में यहाँ पे पहला ही अगर आप देखोगे तो टॉपिक भी आपकी किताब में दिया है। बाय द वे, ये हम लोग तमिलनाडु बोर्ड का चैप्टर 6 कर रहे हैं सर, ठीक है। चैप्टर 5 इज ऑफ द तमिल लिटरेचर इन द संगम पीरियड, उसको बाद में करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर करेंगे, क्योंकि एक थीमेटिक हमारा ओवरव्यू रह जाए, इसके लिए हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं। ये जो है आपको, आप में से काफी लोग इंडेक्स में ढूंढ रहे होंगे, पूछ रहे होंगे कि मास्टर ये कौन से चैप्टर से पढ़ा रहे हो, तो तमिलनाडु बोर्ड का चैप्टर 6 उठा के देखोगे, उसमें से आपको ये मिलेगा। अब देखिए कि बात क्या है सर, ओके। इंडो ग्रीक्स करके एक डायनेस्टी आती है। ये इंडो ग्रीक्स थे कौन भारत के अंदर आने वाले, इन्होंने क्यों मौर्यस के समय पे आखिर के पीरियड में आक्रमण किया? तो इंडो ग्रीक्स मूलतः से ग्रीक ओरिजिन के लोग थे। हमको पिछले क्लास के अंदर आपने थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे, और हमने पढ़ा भी था पिछले सेशंस के अंदर कि ग्रीक्स हैड कम टू इंडिया समवेयर इन द 326-327 बीसी। अलेक्जेंडर करके राजा के बारे में हमने शायद आपको डिस्कस भी किया था पिछले सेशंस में, जहां मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये जो ग्रीक्स है ये भारत में 326 के आसपास आएंगे सर। ये ग्रीक्स जब आए, अलेक्जेंडर आया, तो अलेक्जेंडर तो सतलज से आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, झेलम से क्रॉस किया, सतलज तक आया, बट सतलज से फिर वो ज्यादातर विदाई ले लेगा। तो अलेक्जेंडर जब विदाई लिया था तो उसने बड़ी संख्या के अंदर आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, समवेयर इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, he had appointed so much of his soldiers in the form of officials over there। सिकंदर अपने सैनिकों को वहां पे अपॉइंट करके गया था कि भाई मैं जा रहा हूं गवर्नर्स के रूप में, उसको अपॉइंट करके गया। उनको कहते थे क्षत्रप्स। ये क्षत्रप प्रथा मूल पर्शियंस लेके आए थे भारत में। ईरानी राजाओं के बारे में हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस के अंदर भी, उसमें मैंने आपको बताया भी था। तो सिकंदर जब आया था तो सिकंदर अपने क्षत्रप्स को छोड़ के गया था। ये क्षत्रप्स में काफी ग्रीक राजा हमको मिलते हैं। इनमें से कुछ ग्रीक राजाओं ने भारत की तरफ फिर से आक्रमण करने की शुरुआत की। ये सेंट्रल एशिया में रहते थे, इनको बल्ख वाले रीजन से बिलोंग करते थे। बैक्ट्रिया कहते हैं आज की, या आज के पीरियड में बल्ख कहते हैं, तब के पीरियड में इसको बैक्ट्रिया के रूप से पहचानते थे। और ये जितने भी इंडो ग्रीक्स हैं ये इंडियन नाम के साथ जोड़े गए, क्योंकि इनमें से काफी लोगों ने भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय रीत रिवाज को स्वीकार लिया। तो इन्हीं के बेस के ऊपर से भारत में विदेशी आक्रमण हुए। इन्हीं के बेस के ऊपर से इंडो ग्रीक्स का प्रभाव भारत में बढ़ने की शुरुआत होती है। और इसी तरह से सिकंदर के बाद करीबन पकड़ के चलो कि 150 साल के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर 150 years व्हेन सिकंदर लेफ्ट इंडिया, द इंडो ग्रीक्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। ये इंडो ग्रीक्स की शुरुआत ही सिकंदर से होती है। और इसके लिए चैप्टर की अगर आप शुरुआत में भी देखोगे तो आपको मिलेगा कि पूरी की पूरी कहानी ही आपको यहां से मिलती है सर, ओके। सो इन द 4th centuries following the death of Emperor Ashoka, resulting into decline of the Mauryan Empire, parts of India were subject to the invasion of Indo-Greek Shakas Kushan from the west and the Central Asia। बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए। All of them established themselves as rulers over the large parts of the India। This strengthened the process of acculturalization and assimilation of foreign cultures and art forms into the Indian society। It also integrated the India with the Mediterranean world and the Central Asia and China through the extended trade and commerce linkages। Okay, तो ये चीज हमको पहले तो पता होनी चाहिए कि what are the features of the post-Mauryan India। The first features of the post-Mauryan India is that कि the foreign rules will be coming to India, the foreign rulers will be coming to India, they will be living as an Indian। ये भारतीय की तरह अपने जीवन को जिएंगे। साथों साथ हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि इन लोगों ने जो भारतीय पना अपनाया है उसमें काफी सारा अकल्चरलाइजेशन भी होने की शुरुआत हुई। अकल्चरलाइजेशन का मतलब है कि हमारे कल्चर को इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि इनका असिमिलेशन हो गया। असिमिलेशन का मतलब है कि इन्होंने अपनी संस्कृति को भारत के साथ भी मिक्स कराया। और उनमें से ही बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स की शुरुआत होती है। ये आर्ट फॉर्म्स के अंदर अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो जैसे गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको मिलता है सर, ओके। गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जो बुद्ध की मूर्ति आपको यहां से देखने को मिलती है, वो क्या थी? दैट वाज एक्चुअली, और इट वाज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ इंडो ग्रीक्स कमिंग टू पावर। एंड उसके बाद ग्रेजुअली जब कुषाण डायनेस्टी सत्ता के ऊपर आई
तब तक हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि ये इस प्रकार की मूर्तियां बननी शुरू होती है जो गांधार आर्किटेक्चर के रूप में भी हम पहचानते हैं सर। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि एक से अधिक प्रकार की वी विल सी की डेवलपमेंट हुए, उसमें इंडो ग्रीक सबसे पहले आए। इंडो ग्रीक्स कौन थे? सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि हु वर द इंडो ग्रीक्स। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के ऊपर आता है सिकंदर, और सिकंदर जब भारत के ऊपर आया 325 327 के आसपास के पीरियड में, तब उसने बड़ी संख्या के अंदर अपने ग्रीक सेनापतियों को भारत पे छोड़ के गया है। और इसी बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि एक नया इंटरेक्शन शुरू हुआ, जिसके बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि जो प्रोविंशियल गवर्नर्स को सिकंदर के द्वारा अपॉइंट किया गया था, इन सब लोगों को ही इंडो ग्रीक्स के रूप में पहचाना गया। सो दोज प्रोविंशियल गवर्नर्स, ओके, हु हैड बीन लेफ्ट बाय अलेक्जेंडर, ओके, दे ग्रेजुअली बिकेम द इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स क्यों? क्योंकि उनका नाम भारतीय बन जाता है। जैसे एक मिनेंडर करके एक राजा आपको देखने को मिलता है, क्या नाम था? मिनेंडर। मिनेंडर करके एक राजा आपको इस पीरियड में देखने को मिलेगा। वो भारत में आया आक्रमण करने के दृष्टिकोण से। He came up to India with a perspective and a vision of empire expanding, but then he met a Buddhist saint. वो एक बोधि संत को मिल चुकते हैं, और मिलते हैं जब उनको, तो मिलते मिलते उनके साथ डिस्कशन हुई, संवाद हुई, चर्चा हुई, और चर्चा का परिणाम ये हुआ कि ये जो बोधि संत हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आप क्या करते हो? तो कहा कि मैं तो राजा हूं। पर जीवन के बहुत सारे सवाल जो थे वो इंडो ग्रीक्स उस टाइम पे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। नागसेन करके बोधि संत ने मिनेंडर को जीवन का पूरा फलसफा समा दिया, उसको समझाया कि रियलिटी क्या है लाइफ की, और उसका परिणाम ये आता है कि ये जो इंडो ग्रीक थे, मिनेंडर, वो अल्टीमेटली एक नए नाम से पहचाने गए जिसे हम लोग कहते हैं मिलिंद। एक हिलियोडोरस करके ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था, हिलियोडोरस। हिलियोडोरस केम टू द कोर्ट ऑफ द शुंगा। शुंग डायनेस्टी के राजा थे, भागवत करके, पुष्यमित्र शुंग के बाद आते हैं, 8वें नंबर के राजा हुआ करते थे। पुष्यमित्र शुंग तो खैर फाउंडर था। तो भागवत या भागभद्र करके एक राजा थे जो शुंग वंश से बिलोंग करते थे, और हिलियोडोरस उनका एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर के रूप में वहां पे एंट्री हुई। हिलियोडोरस आया वहां पे, हिलियोडोरस ने आके उनसे काफी सारी संवाद की, सीखा, और वो अल्टीमेटली खुद ही वैष्णव बन गया। हिलियोडोरस एक ग्रीक एम्बेसडर था, ही एक्सेप्टेड वैष्णविज्म, है ना, उसने वैष्णव संप्रदायों को स्वीकारना शुरू कर दिया, और वो खुद भी अपने आप को भागवत कहता है। भागवत मूलतः से विष्णु जी के साथ जुड़ा हुआ नाम मिलता है। तो ऐसे आपको एक से अधिक उदाहरण देखने को मिलेंगे। यू विल फाइंड मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ हाउ द इंडो ग्रीक्स आर एक्चुअली स्पैनिंग आउट। ये किस तरह से अपने आप को स्पैन आउट करवा रहे हैं, और किस तरह से अपने आप को पॉपुलराइज करवा रहे हैं। इंडो ग्रीक्स एक ऐसा वंश के रूप में हम ये देख सकते हैं कि जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनका पूरा जो आइडियोलॉजिकल एक प्रकार की जो मेथोडोलॉजी थी, ये लोग धीरे 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 करके भारतीय बनेंगे, और इसके लिए ही वी विल फाइंड कि एक एक्कल्चराइजेशन होने की शुरुआत हुई। ये इंडो ग्रीक्स का जो पूरा बैकग्राउंड है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से मिलेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से इसके लिए मिलता है क्योंकि सेलेकस निकोटर करके जो ग्रीक राजा था, जो अलेक्जेंडर का गवर्नर हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, उसने चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया था। हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था। और जब चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण हुआ, इनकी उनके साथ लड़ाई हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी सर्विस कर दी, मतलब उनको हरा दिया युद्ध के अंदर, और उनको जब वापस भेजने की कोशिश कर रहे थे, व्हेन ही वाज एक्चुअली सपोज्ड टू सेंड बैक सर, ओके, एट दैट टाइम वी विल कम टू नो कि चंद्रगुप्त मौर्य और इनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने की शुरुआत हुई। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस के रूप में भारतीयों और ग्रीकों के बीच में एक मैरिज एग्रीमेंट भी होता है। सेलेकस निकोटर की डॉटर हुआ करती थी हेलेना। हेलेना करके एक लेडी हुआ करती थी। ये हेलेना करके जो लेडी है, शी वाज द डॉटर ऑफ द सेलेकस निकोटर, एंड शी वाज मैरिड टू चंद्रगुप्त मौर्य। अब आप देखिए कि एक भारतीय राजा है और एक ग्रीक रानी है सर। द नेम ऑफ द क्वीन इज हेलेना, द नेम ऑफ द किंग इज चंद्रगुप्त। इन दोनों के बीच में जब मैट्रिमोनियल रिलेशंस निकल के आए, और इनकी जब प्रोजेनी आगे जनरेशंस निकल के आएगी, तो क्या उसको इंडो ग्रीक कहना सही है कि गलत है? ये शब्द हमको एंग्लो इंडियंस के अंदर भी देखने को मिलता था। द सेम काइंड ऑफ टर्म वी विल ऑल्सो सी इन द एंग्लो इंडियन डायनेस्टीज एज वेल, कि भारत में जब ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत हुई तो एक समुदाय निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन वर्ग। एंग्लो इंडियन वर्ग का मतलब क्या है कि फादर ब्रिटिश ओरिजिन के थे,
और मदर मूलतः से देखोगे तो भारतीय मूल की थी। तो उनकी जो प्रोजेनिस है, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो उभर के आती है, जो भारत में ही रहती है, उनको एंग्लो इंडियन कहा गया। ये इंडो ग्रीक्स भी एक इसी कंसेप्ट के थ्रू निकली हुई जनरेशन है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय परंपरा और भारतीय वैवाहिकता में भी अपना योगदान दिया। So even establishing matrimonial relations will lead to so many cross-cultural exchanges during this period. जिस प्रकार के मैट्रिमोनियल रिलेशंस इस पीरियड में एस्टैब्लिश हो रहे थे, उन सब के आधारित बहुत सारे क्रॉस कल्चरल रिलेशंस बने। और ये जो क्रॉस कल्चरल रिलेशंस है, वहां से ही वी विल कम टू नो कि मेगास्थनीज भी इंडिया में आया। मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की किताब लिखी। हेलेना आती है, हेलेना की शादी होती है एंड शी ऑल्सो बिकेम ग्रेजुअली इंडियनाइज्ड। ओके, तो इस बेसिस में हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडो ग्रीक्स जो कल्चर है या इंडियंस का ग्रीक्स के साथ जो रिलेशन है, ये बहुत ही पुराने समय से एस्टैब्लिश था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक के साथ अच्छे संबंध बांधे थे, इसके लिए मेगास्थनीस आया। मेगास्थनीस ने इंडिका नाम की एक किताब लिखी। हमने आपको बताया था कि ये इंडिका नाम की जो किताब है, ये इतिहास के एक बहुत ही उच्चतम स्रोत के रूप में है। दिस इज अ बुक दैट एक्चुअली गिव्स सो मच ऑफ फंडामेंटल डिटेल्स अबाउट द मौर्यन इंडिया। खैर, ये बुक के ऊपर कभी विस्तृतपन से चर्चा करेंगे कि ये किताब में मेगास्थनीस लिखते हैं वो कितनी हद तक सही है और उसमें क्या क्या त्रुटियां रह गई है, विच आर द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी सीन एज वेल सर। खैर, इसके सिवाय वी विल फाइंड कि ग्रीक्स की इंडियंस के साथ रिलेशन इसके बाद चालू ही रही। So more and more number of Greeks will be coming towards India. They will be establishing different kind of relations, be matrimonial relations, be it kind of the cultural relations, be it the trade and commerce, even political and diplomatic relations were established with the Greeks and the Indian kings. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अशोक का कार्यकाल आया। अशोक के कार्यकाल में भी हमको ये पता चलता है कि ग्रीक्स के साथ रिलेशन थे। अशोक तो खैर उनका पोता था। अशोक के पहले बिंदुसार करके एक राजा है, उनके भी ग्रीक्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। और बिंदुसार के समय के अंदर हमको ये जानकारी मिलती है कि एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एंटीओक्स। एंटीओक्स ने बिंदुसार के कोर्ट में एक अपने एम्बेसडर को भेजा जिसका नाम था डायमैक्स। डायमैक्स वाज एक्चुअली द एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर बीइंग सेंट टू द कोर्ट ऑफ बिंदुसार। डायमैक्स जब बिंदुसार के कोर्ट में आता है तो ये चीज दर्शाती है कि हमारी ग्रीक राजाओं के साथ कितनी गहरी रिलेशंस थी। इनफैक्ट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि बिंदुसार ने जब एंटीओक्स के साथ डिस्कशन करना शुरू किया और उनके साथ संवाद हुआ, तो बिंदुसार ने एंटीओक्स से कुछ कुछ चीजें मंगवाई थी। ये चीजें जब मंगवाए रहे थे तब बिंदुसार ने एक सोफिस्ट करके टर्म का उपयोग किया और कहा कि हमारे लिए आप वेस्ट एशिया से जब अपने डिप्लोमेट को भेज रहे हो तो एक सोफिस्ट को भी भेजिएगा। सोफिस्ट का मतलब यह था कि फिलोसफर और टीचर को, क्योंकि ग्रीक फिलॉसफी उस पीरियड में पूरी दुनिया में पॉपुलराइज हो चुकी थी। द ग्रीक फिलॉसफी हैड बीन पॉपुलराइज्ड बाय दैट टाइम। सुकरात, अरस्तु, प्लाटो आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक थिंकर्स निकल के आ रहे हैं। सुकरात का पीरियड ऑलरेडी हो चुका है। ग्रीक फिलॉसफी बहुत ही पॉपुलराइज हो चुकी है। पश्चिम एशिया के अंदर भी उसकी बातें हो रही थी और भारत के अंदर भी उसकी बातें हो रही थी। और इसी का ही परिणाम आपको देखने को मिलता है कि बिंदुसार ने कहा कि यार एक काम करो, आप मेरे लिए सोफिस्ट लेके आना। किसको कहा? एंटीओक्स को। एंटीओक्स ने भेज किसको दिया? डायमैक्स को। डायमैक्स कौन था? डायमैक्स वाज द एम्बेसडर। ये एक एम्बेसडर के रूप में आए, इन्होंने भी अपना योगदान दिया भारत और ग्रीक रिलेशंस को एस्टेब्लिश करते समय। परिस्थिति आगे चलती है, अशोक पावर के ऊपर आता है। अशोक के पीरियड में भी हमको ये जानकारी मिलती है कि एक जो ट्रेडिशन है, जो रिलेशंस थे, वो चालू ही रहे। इनफैक्ट अशोक ने बहुत सारे राजाओं के बारे में मेंशन किया है। अशोक का रॉक एडिक्ट नंबर 13 है। अगर आपको जानकारी होगी तो रॉक एडिक्ट नंबर 13 में अशोक ने धम्म विजय के बारे में बताया है। धम्म विजय का मतलब यह है कि अशोक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे आजू बाजू में जो भी किंगडम्स है उन सब के ऊपर मैं धम्म विजय करूंगा। धम्म विजय मतलब एक ऐसी कल्चरल मेरी विक्ट्री होगी जहां मैं उनको मेरे धम्म के फोल्ड में लेके आऊंगा। अशोक का धम्म हमने आपको पढ़ा था, जहां अशोक कह रहा था कि मैं नॉन वायलेंस प्रीच करना चाहता हूं,
जहां अशोक कह रहा था कि मैं लोगों को जोड़ना चाहता हूं, जहां अशोक ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अशोक कह रहा था कि हमें व्यर्थ के खर्चे नहीं करने चाहिए, हमको एक्सपेंसिव रिचुअल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमको टॉलरेंस रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमको यहाँ से देखने को मिलेगी। अशोक का रॉकेट एक नंबर 13 धम्म विजय की बात करता है, और ये धम्म विजय में अशोक ने बहुत सारे राजाओं का नाम लिखा है। ये नाम में एंटीओक्स टू, टोलेमी, एंटीगोनस, मगस और एलेक्जेंडर करके राजाओं के 5 योना राजाओं के नाम हैं। ये दर्शाता है कि इवन अशोक के कोर्ट में भी काफी बड़ी मात्रा में ग्रीक शासकों ने अपने एम्बेसडर को भेजा था, क्योंकि अशोक वहां पे अपनी मैसेजेस कन्वे कराएगा। वो मैसेजेस कैसे कन्वे कराएगा? दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ द एम्बेसडर्स एक्सचेंज ओनली। ये जो मैसेज कन्वे हो रहे हैं वो कैसे पॉसिबल है? वो एम्बेसडर्स के एक्सचेंज के बिना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि इन सब ने जो भारतीयों के साथ अपना संवाद किया है, ये सब के बेसिस के द्वारा इंडियंस और ग्रीक्स के रिलेशंस काफी मजबूत हुए हैं सरों के। और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि इवन ग्रीक हार्टलैंड के अंदर, ग्रीक हार्टलैंड का मतलब है कि आज का मूलतः ग्रीक प्रदेश जहां से ये लोग आते थे, वहां तक भारतीयों के संबंध आपको मिलेंगे सर। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के समय पे ग्रीक्स के साथ हमारा रिलेशन बहुत गहरा है। ग्रीक्स को पता था कि मौर्यस की परिस्थिति क्या है। जब तक अशोक जिंदा था, ग्रीक राजाओं में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूर्ण रूप से आके मौर्यन एम्पायर के ऊपर आक्रमण करते। द रीजन इज दैट कि मौर्यस वर क्वाइट पावरफुल। बट जैसे उनको ये भी पता चल रहा है कि अशोक का मृत्यु हो चुका है, और अशोक के मृत्यु के बाद जो शासक मौर्यन एम्पायर के अंदर निकल के आए हैं वो तो बड़े कमजोर है। तो मैंने तो कहा था कि ये तो मत्स्य न्याय का सिद्धांत है, मैंने मतलब कौटिल्य ने कहा है, और संसार के अंदर लॉ ऑफ पावर ऐसे ही चलता है। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, और बड़ी मछली जब छोटी मछली को खा रही होती है तो मगध के अंदर कमजोर राजाओं के द्वारा जिस प्रकार से प्रशासन चलाया जा रहा था, इन सबको देख के ग्रीक्स ने मौका ढूंढा और किसी ने मौके पे चौका मार दिया। तो इन परिस्थितियों में होता यह है कि ग्रीक्स, जिन्हें हम लोग यवन के रूप में पहचानते थे, जिनको पूरी संस्कृत साहित्य में कहा गया है कि ये यवन लोग हैं, अशोक ने इनको योना भी लिखा है, इन लोगों को मौका मिला कि हम भारत की तरफ आक्रमण करें, और इन्होंने ही भारत में जैसे ही बृहद्रथ पावर के ऊपर था, उस समय पे मौके पे चौका देके भारत पे आक्रमण किया सर। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि हु वर द ग्रीक्स एंड व्हाट वाज द रिलेशंस ऑफ द इंडियन किंग्स विद द ग्रीक्स। आप समझिए कि ये ग्रीक्स, या जिसे हम लोग इंडो ग्रीक्स के रूप में पहचानते हैं, ये इंडो ग्रीक्स की जो ओरिजिन है वो कैसे निकल के आई है। तो हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि इनके एंटीसीडेंट्स की जब हम लोग बात करेंगे तो ये एंटीसीडेंट्स मौर्यन इंडिया, या मैं कहूंगा कि अलेक्जेंडर के साथ जुड़ा हुआ है सर, क्योंकि ये तो तब से भारत में आ रहे हैं सर। ये इंडो ग्रीक्स की टर्म के रूप में जब हम लोग इनको पहचानते हैं तो इतिहास में इनको यवन कहा गया है। ये यवन एक सामान्य शब्द था जो भारतीय साहित्य के अंदर बहुत सारे फॉरेनर्स के लिए यूज किया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही जनरलाइजेशन हो गया, पर इनिशियल पीरियड में यवन शब्द अगर आप देखोगे तो ये मूलतः से इंडो ग्रीक्स के लिए ही यूज हुआ है। दिस वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर किंग्स अदर देन द ग्रीक्स। ओके, इन द अर्ली पीरियड ये ग्रीक्स के लिए ही था, पहले नहीं था किसी और के लिए। तो वी विल फाइंड कि इनके लिए टर्म यवन, इनकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो आज की नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर मॉडर्न डे अफगानिस्तान के लेके सेंट्रल एशिया तक ये लोग एस्टेब्लिश थे, और इन्हीं के द्वारा भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण किया गया सर। ओके, सो इसके लिए आपकी किताब लिखती है कि वी नाउ कम अक्रॉस द टर्म यवन और योना फॉर द ग्रीक्स व्हिच वाज यूज्ड थ्रू आउट द इंडिया। The word was derived from the Persian word yauna, which was referred to the Greeks. देखिए ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंगली आएगा, आपको यूपीएससी पूछेगा कि ये जो यवन शब्द है
ये यवन शब्द कोई संस्कृत शब्द है या इसका ओरिजिन कहां से हुआ था? तो याद रखना कि ये जो यवन शब्द है इसकी डेरिवेशन या इसका ओरिजिन ईरान से हुआ था। जैसे क्षत्रप प्रथा का जो शब्द क्षत्रप है वो भी आपको ईरान से मिलता है। पर्शियन शब्दों का काफी सारा मिक्सचर आपको इस पीरियड के अंदर मिलता है क्योंकि पर्शियंस के साथ हमारे बहुत ही गहन रिलेशंस रहे हैं। Yavan was used to denote all the persons of Greek origin, including those of mixed race and even the Phoenicians. This regular interchange between the ambassadors and the correspondents, as well as the extension of the Mauryan Empire expansion, facilitated the regulated trade from India to the west as far as Egypt. Trade was carried out by the overland route via the northwest Afghanistan and partly by the coastal route along the Persian Gulf and by the sea as well. तो इससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि even the trade and commerce continued to expand in the post-Mauryan period. और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि काफी बड़ी मात्रा के अंदर कल्चरल चेंजेस हुए। और ये कल्चरल चेंजेस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करोगे, धीरे 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 जिस प्रकार के एक्सचेंज हो रहे थे, ये एक्सचेंज के अंदर इंडो ग्रीक किंगडम्स की शुरुआत होती है। ये इंडो ग्रीक किंगडम्स की एक एक करके हम लोग बात करने की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये निकल के आया सर। ओके, तो लेट अस सी कि इनकी शुरुआत कैसे होती है। ठीक है, तो ओरिजिनली हमको ये पता चलता है कि आज के वेस्ट एशिया में एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूसिड एम्पायर सर, है ना। सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपको स्लाइड से समझाता हूं। आज के दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर अगर आप समझोगे तो एक एम्पायर हुआ करता था जिसका नाम था सेल्यूसिड एम्पायर। ये सेल्यूसिड एम्पायर मूलतः से ग्रीक एम्पायर का पार्ट था। अलेक्जेंडर जब गया भारत से बाहर तो उसके बाद ये सेल्यूसिड एम्पायर की शुरुआत हुई थी सर। ओके, ये सेल्यूसिड एम्पायर जब कमजोर हुआ तो इन्हीं के द्वारा इनके जो गवर्नर्स हुआ करते थे, ये गवर्नर्स ने धीरे 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 अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया। तो सेल्यूसिड एम्पायर के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था एंटियोक्स II। एंटियोक्स II मूलतः से अशोक का कंटेम्पररी था। एंटियोक्स II जब कमजोर हो रहा था तो बिकॉज उसका साम्राज्य बहुत सारे विस्तार में फैला हुआ था, तो उसका एक गवर्नर था जिसका नाम था डियोडोटस। डियोडोटस कहता है कि देखो भाई राजा, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अपना बाजा बजाना है। अब राजा दूर बैठा हुआ है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है वेस्ट एशिया के अंदर, आज के ग्रीस से लेके सीरिया वाले प्रदेश में। तो गवर्नर को मौका मिला, गवर्नर कहता है कि मैं तो मौके पे चौका मारूंगा सर, है ना। तो डियोडोटस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इन्होंने अपने आप की एक डायनेस्टी की एस्टेब्लिशमेंट की। ये डायनेस्टी के रूप में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहां से ही वी विल सी कि एक राजा निकल के आया जिसका नाम था इथुडिमस। और इथुडिमस अगर आप समझने की कोशिश करोगे, एक अपने आप को इंडिपेंडेंट डायनेस्टी के रूप में एस्टैब्लिश करेगा आज के सेंट्रल एशिया में, बैक्ट्रिया के अंदर। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंटियोक्स और इथुडिमस के बीच में लड़ाई भी होती है और आखिर के अंदर हमको ये पता चलता है कि यहाँ ये एक इंडियन राजा के साथ आके लड़ाई भी करेगा जिसका नाम था सुभागसेना। इसके बारे में हमको ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं, बट वी विल सी कि मौर्यस के डिक्लाइन के कंटेम्पररी पीरियड में ये सब घटनाएं हो रही थी सेंट्रल एशिया में, जहां एक साइड के ऊपर मगध का डिक्लाइन हो रहा था, मौर्यन एम्पायर वाज क्रम्बलिंग डाउन। दूसरी साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, सेंट्रल एशिया में ये जो ग्रीक राजा थे इनके बीच में लड़ाइयां हो रही है। और इसी में से डिमेट्रियस करके एक राजा आया जिसने कहा कि मैं जाऊंगा भारत की तरफ, मुझे मौके पे चौका मारना है। It is a golden opportunity for me because the Mauryan Empire is getting weak. So irrespective of the political compulsions that we Greeks have in Central Asia, we should actually focus and go towards the India because this will give us a great opportunity. We can plunder so many resources, we can get money out of India and we can establish ourselves. Okay. तो इसी बेसिस के रूप में इथुडिमस जो एक राजा था सेंट्रल एशिया में, उसी का ही लड़का अगर आप समझने की कोशिश करोगे डिमेट्रियस था। ये डिमेट्रियस का भी एक लड़का था जिसका नाम था डिमेट्रियस II। और ये जो डिमेट्रियस II करके जो किंग था, ये एक इंडो ग्रीक राजा के रूप में पहचाना गया। तो डियोडोटस सेंट्रल एशिया का गवर्नर, उसके बाद आया इथोडेमस, इथोडेमस का लड़का डिमेट्रियस, और डिमेट्रियस का लड़का भी डिमेट्रियस। कभी कभी होता है ना वो जॉर्ज I, जॉर्ज II, जॉर्ज III, एक ही डायनेस्टी के 3 राजा, सबका नाम भी वैसा सेम। प्राचीन भारत में आपको मिलता है ना चंद्रगुप्त I, चंद्रगुप्त II, चंद्रगुप्त III, सब उस तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है डिमेट्रियस I, डिमेट्रियस II, डिमेट्रियस III। इसमें हमको तो खाली डिमेट्रियस ही याद रखना है, हमें कोई ज्यादा लोड नहीं लेना है कि भाई कितने राजा कौन कहाँ से आ गए, पर हमारे लिए डिमेट्रियस इंपॉर्टेंट है
क्योंकि डिमेट्रियस ही था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया। पुष्यमित्र शुंगों के हाथों उनको मार भी पड़ती है। अभी पढ़ते हैं आगे की क्लास में क्या होता है सर, ठीक है। इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि ये जो इंडो ग्रीक्स आए, इन्होंने आके भारत में कॉइन्स इशू करवाने शुरू कर दिए। इनफैक्ट ये जो इंडो ग्रीक्स थे, इनके कॉइन्स की बहुत ही सिग्निफिकेंस है सर। अगर आप देख पा रहे होगे इनके यहाँ पे ये डिमेट्रियस 2 है, जिसके कॉइन्स आपको यहाँ से आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर मिलेंगे। ये कॉइन्स में एक साइड के ऊपर राजा की मूर्ति या राजा की इमेज देखने को मिलती है, और ये प्रकार के कॉइन्स हमको नॉर्मली प्राचीन भारत के अंदर नहीं मिलते थे। वी नेवर यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ कॉइन्स और द टाइप ऑफ द कॉइन्स इन द एंशिएंट इंडिया, बट हियर वी विल फाइंड किंग्स इमेज कैन बी पोर्ट्रेड और इट वाज रिफ्लेक्टेड ऑन द कॉइन्स ओवर हियर। दूसरा अगर आप देखोगे तो हमको ये देखने को मिलता है कि इनके कॉइन्स में कोई डीटी हुआ करती थी, कोई गॉड या गॉडेसेस की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी ऑन द पीच बैकग्राउंड साइड, विथ द लैंग्वेज विच वाज प्राइमरीली ग्रीक दैट वाज इशूड बाय द ग्रीक किंग्स। सामान्य रूप से भारत में जो पहले कॉइन्स यूज होते आए हैं वो मूलतः से थे पंचमार्क कॉइन्स, हमने पढ़ा था शायद तक, है ना। तो ये पंचमार्क कॉइन्स से उसको पण कहते थे या कर्ष पण के रूप में पहचानते थे। ये सिल्वर के कॉइन्स थे, पर इसमें जो क्वालिटी और फिनिशिंग अगर आप देखने की कोशिश करोगे उतनी ज्यादा नहीं थी। पर जो इंडो ग्रीक्स ने कॉइन्स इश्यू करवाना शुरू किए, ये कॉइन्स के द्वारा हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि काफी अच्छी खासी क्वालिटी के कॉइन्स बनने शुरू हुए, जहां एक साइड के ऊपर राजा की मूर्ति, पीछे कोई भगवान, एक कुछ टेक्स्ट होगी जिसमें साहित्य लिखा होगा, और इसके द्वारा दे वर एबल टू मेंटेन अ गुड इनफैक्ट फ्लो ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज डेवलपमेंट कल्चर का भी हो रहा था, पॉलिटिकल भी कंसोलिडेशन कर दिया था, और डिमेट्रियस आज के उत्तर पश्चिम के अंदर काफी एस्टैब्लिश शासक के रूप में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा सर। और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि राजा का नाम, राजा कब रूल कर रहा है, उसकी डिटेल्स भी हमको कॉइन्स के अंदर से मिल जाती है। साथों के साथों अगर आप देखोगे तो राजा को अलग अलग प्रकार के फिजिकल फीचर्स के साथ दर्शाया गया है, जैसे इनके कॉइन्स में मैंने आपको बताया कि कैसे उसको डेकोरेट किया गया है। और इसी बेसिस के रूप में जब हमने इनके कॉइन्स की स्टडी की, न्यूमिस्मैटिक्स की स्टडी की, कॉइन्स के स्टडी को क्या कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो ये जो हमने न्यूमिस्मैटिक्स की स्टडी की, इसी के बेसिस के ऊपर से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि दे वर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट we can say rulers who had tried to improve the economical conditions। क्योंकि इंडो ग्रीक सबसे पहली डायनेस्टी आई जो भारत की तरफ आती है। इन्होंने राजकीय रूप से तो अपनी लड़ाइयाँ की है, जिन्होंने जैसे फॉर एग्जांपल पुष्यमित्र शुंग के साथ लड़ाई की, पर इनके द्वारा सिक्के इश्यू हुए। ये सिक्कों को खास करके गोल्ड कॉइन्स के रूप में भी आपको देखने को मिलता है। प्राचीन भारत में अगर आप सबसे पहले फॉरेन रूलर्स के रूप में किसी को पहचानोगे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए थे, तो ये आपके इंडो ग्रीक्स ही थे। इट वाज द इंडो ग्रीक्स ओनली हु हैड इश्यूड द गोल्ड कॉइन्स इन द एंशिएंट इंडिया, एंड दे वर एबल टू कंट्रीब्यूट इन गुड नंबर्स टू दिस पीरियड एज वेल सर। खैर, तो ये जो डिमेट्रियस था, ये डिमेट्रियस ने भारत के ऊपर एंट्री ली। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं, और आक्रमण जब कर रहे होते हैं तो इन्होंने मगध की तरफ एंटर लेने की कोशिश की। अब मैंने आपको बताया कि इन लोगों को ऐसा था कि मगध में अब कमजोर राजा है, बृहद्रथ था, इनको उतनी थोड़ी बहुत नॉलेज थी, तो दे थॉट कि हम लोग आएंगे और मगध के ऊपर पाटलिपुत्र को जीत जाएंगे। इनको पता नहीं था कि मगध में कौन बैठा हुआ है शासक के रूप में। कौन बैठा हुआ है शासक के रूप में, उसका मतलब ये था कि व्हेन द ग्रीक्स केम टू इंडिया एंड व्हेन द ग्रीक्स इन्वेडेड ओवर इंडिया, डिमेट्रियस करके एक राजा आपको देखने को मिलता है कि उसने आक्रमण किया भारत के ऊपर। तो उस पीरियड में मगध का राजा था पुष्यमित्र शुंग, मैंने आपको बताया पिछले क्लास के अंदर। और पुष्यमित्र शुंग उनको कहते हैं कि बेटा तुम गलत जगह के ऊपर आ गए हो, यू हैव एंटर टू अ वेरी रॉन्ग प्लेस, क्योंकि तुम्हारी एंट्री यहाँ पे अलाउड नहीं थी, और तुमने जहाँ पे एंटर करने की कोशिश की है ये तो हमारा डोमिनेशन है, हमारा फोल्ड है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। और इसके कारण ये ग्रीक्स की और शुंगों की लड़ाई हो गई। तो पहली चीज तो आपको ये मिलती है कि डिमेट्रियस करके एक राजा की एंट्री, ग्रीक्स और शुंगा डायनेस्टी के बीच में एक संघर्ष होना, पुष्यमित्र शुंग और डिमेट्री एक दूसरे के कंटेम्पररी होना। ये डिमेट्रियस और उसके बाद और भी ढेर सारे इंडो ग्रीक्स किंग आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने कॉइन्स इशू किए भारत में।
और इन्हीं के ही कॉइन्स का स्टडी करते हुए वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन कि इंडो ग्रीक्स का क्या रोल प्ले रहा होगा इंडिया के अंदर। तो ब्रीफ पीरियड तक ये लोग भारत में नॉर्थ वेस्ट में शासन करते हैं और हमको ये पता चलता है कि ग्रीक्स ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया और इन्होंने आज के अयोध्या और अयोध्या से मगध की तरफ आने की कोशिश की तो पुष्यमित्र शुंग के साथ इनकी लड़ाई हो गई और पुष्यमित्र शुंग ने कहा कि यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, आपको वापिस जाना पड़ेगा। इसी बेसिस के रूप में इन्होंने कॉइन्स इशू कराए। ये कॉइन्स में डिमेट्रियस करके जो राजा था उसके द्वारा काफी सारे प्रकार के कॉइन्स इशू किए। ये कॉइन्स में आपको मजे की बात यह है कि उसने इंडियन लैंग्वेजेस का भी यूज करना शुरू कर दिया। जैसे कि आप देखोगे तो डिमेट्रियस के द्वारा दो प्रकार के कॉइन्स इशू किए गए। एक कॉइन्स वैसे है जो गोल्ड कॉइन्स है, जो मूलतः से सर्कुलर कॉइन्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं राउंड शेप के अंदर। दूसरे इनके समय पे हमको स्क्वायर कॉइन्स भी मिलते हैं। मजे की बात यह है कि उसने आज के उत्तर पश्चिम के अंदर जो भी कॉइन्स इशू किए हैं उसमें बाइलिंगुअल कॉइन्स का उपयोग किया गया। बाइलिंगुअल का मतलब यह है कि एक साइड के ऊपर ग्रीक और खरोष्ठी भाषा का उपयोग करते हुए ये कॉइन्स को सर्कुलेट करवाने की कोशिश की गई थी। आप सोच सकते हो कि एक राजा जब द्विभाषी सिक्कों के चलन को चला रहा है, उसको सर्कुलेट करवा रहा है, मतलब वो वहां के पब्लिक को एड्रेस करवा रहा है कि आपको आपकी भाषा के अंदर करेंसी पब्लिश करवा के देता हूं, आप इसका व्यापार में उपयोग करिएगा, इससे मेरी लेजिटिमेसी बढ़ेगी, स्टेट की शक्ति बढ़ेगी और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव होगी। क्योंकि बार्टर सिस्टम की जगह कॉइन्स का उपयोग होना ये तो दर्शाता है कि एक फ्लरिशिंग सेंस ऑफ इकोनॉमी हो गई है सर, है ना। तो इकोनॉमी का डेवलपमेंट काफी ठीक ठाक तरह से आपको मिलेगा सर। ओके, तो इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि ग्रीक्स और खरोष्ठी लिपि का मिक्स कॉइन आपको मिलता है, जो इंडो ग्रीक्स के फीचर आपको यहां से मिलेगी। और इसी द्वारा हम लोग को यह पता चलता है कि काफी बड़ी मात्रा में ग्रीक्स जो थे वो भारत की तरफ आते रहे। प्रॉब्लम यह था कि ग्रीक्स में अंदर अंदर बहुत लड़ाई रही। गुड नंबर ऑफ ग्रीक्स ट्राइड टू कम टुवर्ड्स इंडिया but they were infighting among themselves, and this is one of the reasons we will find कि आज के उत्तर पश्चिम भारत के अंदर ये लोग इनफैक्ट रूल करेंगे। सेंट्रल एशिया से लेके अफगानिस्तान के रीजन्स तक इनका आपको डोमिनेशन देखने को मिलेगा। और करीबन we will see that 150, 100, 160 के ट्रांजिशन तक आते आते हमको काफी ठीक ठाक नंबर ऑफ इंडो ग्रीक किंग्स के बारे में जानकारी भी मिलती है। बट ये एक हद से ज्यादा भारत में टिक नहीं पाए, ये वहां पे अपनी जो डेवलपमेंट है वो नहीं चला पाते हैं। ये इंडो ग्रीक्स में हम लोग को दो तीन राजाओं के बारे में पता होना चाहिए। एक तो था डिमेट्रियस। डिमेट्रियस ने पुष्यमित्र शुंग के ऊपर आक्रमण किया, इसकी हार हो गई, इसके द्वारा कॉइन्स इशू किए गए, ये इंपॉर्टेंट है। डिमेट्रियस के बाद कोई दूसरा इंडो ग्रीक राजा भारत में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम था मिनेंडर। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है। मिनेंडर इंडो ग्रीक राजा के रूप में आज के वेस्ट एशिया मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पावर के ऊपर आया। मिनेंडर का भी एक ऐसा सपना था कि वो भी भारत में आके आक्रमण करे, पुष्यमित्र शुंग मगध वाले रीजन्स को जीत के मथुरा वाले रीजन को कैप्चर करके अपना डोमिनेशन एस्टैब्लिश करे। मिनेंडर को यह पता नहीं था कि शुंग वंश के अंदर एक से एक बहुत ही मजबूत शासक निकल के आए हैं और इसी का ही परिणाम था कि मिनेंडर जब सत्ता के ऊपर था तो एक इंडो ग्रीक राजा थे जिसका नाम था वासुमित्र। ये वासुमित्र के साथ उसकी संघर्ष हो गई और ये वासुमित्र उसको वापिस भेजते हैं कि बेटा तुम गलत जगह के ऊपर आए हो, जैसे तुम्हारे ग्रैंडफादर्स के समय से भी डिमेट्रियस करके एक राजा आया था पर वो कुछ नहीं उखाड़ पाया। परिणाम यह हुआ कि मिनेंडर वापिस चला गया मथुरा वाले रीजन से। ही हैड टू रिट्रीट बैक। जब वो वापिस जा रहा था तो ही केम इनटू कांटेक्ट विद अ बुद्धिस्ट सेंट कॉल्ड एज नागसेना। उसका परिचय एक बोधि संत के साथ होता है, बोधि मॉन्क के साथ होता है। बोधि मॉन्क मतलब जो बुद्धिस्ट हुआ करते थे। और आज के उत्तर पश्चिम के अंदर वी विल सी कि बहुत बड़ी मात्रा में बुद्धिज्म ग्रो हो चुका था। तो मिनेंडर की संवाद नागसेन करके जो बोधि संत थे उनके साथ होनी शुरू हो गई। सो मिनेंडर स्टार्टेड डिस्कसिंग विद हिम, है ना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन के अंदर क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है जीवन की। और इन सब का परिणाम और इन सब का चर्चा होते 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 आखिर में डिस्कशन ऐसा हुआ कि मिनेंडर खुद बुद्धिस्ट बन गया।
और इसने बुद्धिज्म को अपनाते हुए इसको एक नया नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं मिलिंद। और इसकी जो चर्चा हुई थी नागसेन के साथ, मिनेंडर की जो चर्चा हुई थी मिलिंद के रूप में, मतलब ही बिकेम द न्यू नेम इन द फॉर्म ऑफ मिलिंद। नागसेन के साथ जो चर्चा हुई थी उसके ऊपर से एक बुक पब्लिश की गई जिसे हम लोग कहते हैं द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, या इसको पाली लैंग्वेज के अंदर कहा गया है मिलिंद पान्हो। मिलिंद पान्हो वाज अ बुक दैट वाज कंपाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि एक बुद्धिस्ट राजा या एक नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर फॉरेन राजा भारत में आके बुद्धिज्म को अपनाता है, और वो अपनाने के पीछे का कारण था उनकी संवाद एक बोधि संत के साथ होना। वो बोधि संत उनको एक नई जीवन के अंदर दशा दिखाते हैं, उनको एक रास्ता दिखाते हैं, उनको कहते हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है मेरे भाई, व्हाट हैज बीन द रियलिटी। मैं बताता हूं, उस फोल्ड के अंदर आ जाओ, आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। यू विल नेवर बी अनहैप्पी इन योर लाइफ। क्योंकि बुद्धिज्म ने तो यही चीज बताई है ना कि जीवन में दुख ही दुख है, और दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब आपकी इच्छा है, आपकी डिजायर्स। तो अगर आप अपनी डिजायर्स को खत्म कर रहे हो तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। शायद तक इस पीरियड में ये जो मिनेंडर है, जिसे हम लोग मिलिंद के नाम से पहचानते हैं, उसका भी दुख खत्म करने की कोशिश की गई होगी बाय दी सेंट नागसेन, और इस बेसिस के रूप में ही ये महाशय अपने आप को कन्वर्ट कर गए। सर, वही कहानी आपको यहां से देखने को मिलती है। Menander was the best known Indo-Greek kings. He is said to have a large kingdom of the northwest India of the country. His coins have been found over an extensive area ranging from the valleys of Kabul and Indus rivers to as far as western Uttar Pradesh, that is the Mathura region. In his coins, he is seen as a savior and not as a great conqueror. He is said to have raided the Gangetic regions along with the regions of Panchal and Mathura. King Kharvel, mentioned in the Hathi Gufa inscription, was not able to stop him. Menander successfully attacked Patliputra but retreated without consolidating his conquest. आप देखिए कि कितना पावरफुल राजा था कि ये उत्तर पश्चिम से निकलते 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 आज के कलिंग तक जाने की कोशिश कर रहा है, और वो खारवेल ने इनके बारे में लिखा है। और खारवेल बता रहे हैं कि भाई देखिए, इनके कॉन्क्वेस्ट का बहुत ही झंडा इन्होंने बुलंद करने की कोशिश की थी। पाटलिपुत्र वो पूर्ण रूप से नहीं जीत पाए, क्योंकि पाटलिपुत्र में वासुमित्रा करके एक राजा थे जो शुंग डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने मिनेंडर को पराजित कर दिया, और इसके कारण मिनेंडर वापिस जाते हैं। ये मिनेंडर ही थे जिन्होंने अल्टीमेटली बुद्धिज्म को अपनाया जब वो वापिस जा रहे थे। एंड दैट इज द रीजन मिनेंडर इज रिमेंबर्ड एज द एपोनिमस हीरो ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलिंद पन्हो, मिलिंद पन्हा या मिलिंद पन्हो। That is the questions of Milinda, which he is seen engaged in a question and answer discussion on Buddhism with the teacher called as Nagasena. He is believed to have become a Buddhist and promoted Buddhism over a period of time. तो आप देखिए कि एक व्यक्ति भारत में आया शासक बनने के लिए, है ना, पर भारतीय बन गया, और ऐसा भारतीय बना कि उसका नाम, उसका धर्म, उसका जो पूरा संस्कार जो था वो पूरी तरह से बदल गया। मॉरियस और पोस्ट मॉडर्न इंडिया की ये जो ट्रांजिशन की पूरी थीम है, अगर आप उसको एक वन लाइन के अंदर कंक्लूड करोगे तो उससे आपको एक चीज समझ में आएगी कि दिस वाज सच अ पीरियड वेयर कल्चरल डोमिनेशन वाज कैरिड आउट बाय द इंडियंस। भारतीयों की तरफ से सांस्कृतिक रूप से एक बहुत बड़ा डोमिनेटिंग फेज निकल के आया था। ये वो फेज है जहां भारतीय संस्कृति इतनी कल्चरली रिच थी कि जितने विदेशी आए वो धीरे धीरे भारतीय बन गए। मोर एंड मोर नंबर ऑफ फॉरेनर्स आर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड दे आर ऑल बिकमिंग इंडियंस। वैसा कैसे हो गया? तो दिस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ डिमेट्रियस। देन द लेटर ऑन द मिलेंडर बिकेम मिलिंद, नाम ही था उसका मिलिंद बन गया। मिलिंद तो भारतीय नाम है ना भाई, मिलिंद थोड़ी फॉरेनर का नाम है, ठीक है। इनके सिक्कों में धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट सिंबल्स आने की शुरुआत होगी, और इसी बेसिस के रूप में इंडो ग्रीक्स भारत में सबसे एक पहली डायनेस्टी के रूप में आपको यहां से दिखेंगे जिन्होंने भारत के ऊपर काफी प्रभाव छोड़ा। ये इंडो ग्रीक्स के अंदर एक और राजा है जिनका नाम था एंटिलसिडास। ये एंटिलकिडास के रूप में पहचानते हैं। एंटिलकिडास जब भारत के ऊपर
प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को भेजा जिसका नाम था हीलियोडोरस। हीलियोडोरस फिर से मगध के ऊपर आते हैं, पर इस बार आक्रमणकारी के रूप में नहीं, इस बार आते हैं एम्बेसडर के रूप में। क्यों? क्योंकि इसके पहले 2-3 बार ग्रीक्स ने प्रयत्न किए मगध को जीतने के लिए, पर कभी जीत नहीं पाए। डिमेट्रियस ने प्रयत्न किया, नहीं जीत पाया। मिनेंडर ने प्रयत्न किया, खुद मिलिंद बन गया, मतलब जो व्यक्ति आक्रमण करने आ रहा है वो यहाँ से साधु बन के वापिस जा रहा है। अ पर्सन हु इज कमिंग टू इंडिया एज अ एम्पायर बिल्डर और टेरिटरी बिल्डर इज गोइंग बैक इन द फॉर्म ऑफ अ साधु। वो बोल रहा है कि मेरे को वापिस जाना है भाई, आई वॉन्ट टू गो बैक, है ना, मैं साधु बन के चला जाऊंगा। ये चीज दर्शा रही है कि भारत कल्चरली कितना रिच हुआ करता था, हाउ रिच इंडिया वॉज इन द कल्चरल सेंस, कि अ पर्सन ही इज कमिंग एज ए इन्वेडर एंड बोले कॉन्क्वेस्ट करूंगा, मार काट दूंगा, ये कर दूंगा। वो यहाँ नॉन वायलेंस का मैसेज लेके वो अपना नाम बदल के बोल रहे हैं मैं तो अब संन्यास ले लूंगा, या मैं बोधि बन जाऊंगा, मैं बुद्धिज्म को पॉपुलर करूंगा। बुद्धिज्म तो इंडिजिनस रिलीजन है इंडिया का, है ना, ये तो कोई फॉरेनर का तो रिलीजन है नहीं कि भाई कहीं और से आया है सर। तो कल्चरली आप देखिए तो उस पीरियड में इंडिया कितना रिच था, इसके लिए एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे हम लोग कहते हैं एकल्चराइजेशन। आपकी स्लाइड्स की जो या आपकी किताब आपके पास खुली होगी तो उसमें पहली लाइन देखोगे तो अकल्चरलाइजेशन कहते हैं इस पीरियड को। दिस पीरियड इज नोन एज अकल्चरलाइजेशन। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ जिस प्रकार का प्रभाव छोड़ के गए हैं, द काइंड ऑफ इम्पैक्ट इंडियंस हैव एक्चुअली लेफ्ट ऑन द फॉरेनर्स, है ना, तो अलग ही कहानी है। देखो ये चीज मॉडर्न इंडिया में नहीं हुई। मॉडर्न में ब्रिटिश केम टू अस, है ना, ब्रिटिश ने आके आक्रमण किया हमारे ऊपर। बट देन व्हेन द ब्रिटिश केम टूवर्ड्स इंडिया, हमारी जो पूरी कंडीशन थी वो थोड़ी अलग प्रकार की थी तब। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी कुड नॉट एक्चुअली हैव द रिवर्सल इफेक्ट ऑन द ब्रिटिश दैट वी हैड इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में हमारे राजा लोग कल्चरली रिच थे, हमारा कल्चर बहुत ही रिच था, इसके लिए विदेशी हमारा कल्चर अपना रहे थे। ब्रिटिश काल में परिस्थिति बदल चुकी है, क्योंकि ब्रिटिश काल में ब्रिटिश अपने आप को ये कहते थे कि ये तो व्हाइट मैन है, दे आर द व्हाइट पीपल, and because they are the white men and white people, they have the culture more rich than us, and that is the reasons we were supposed to follow their culture. Ancient India में आपको ये देखने को मिलता है कि the foreigners were supposing and they were following our culture rather than we as Indians following their culture. आज हमको यही तो देखने को मिलता है समाज के अंदर। What do we get in the current scenario? आज रिवर्स या अकल्चराइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें यही तो है कि हम लोग पश्चिमी सभ्यता के थ्रू, है ना, पाश्चात्याकरण के द्वारा जिस तरह से वेस्टर्नाइजेशन बढ़ रहा है उसमें हमारी कल्चर, हमारी छवि, हमारी जो पूरी की पूरी जो एक छाप है वो बदल रही है सर। ओके, तो यहाँ आपको इंडो ग्रीक्स की कहानी देखने को मिलती है कि सबसे पहले जब इंडो ग्रीक्स आए तो उसमें बहुत रिवर्स कल्चराइजेशन हुआ। तो एंटिलखिडस करके एक राजा था, एंटिलखिडस ने भारत के ऊपर अपने एक एम्बेसडर को भेजा। ये एम्बेसडर का नाम था हीलियोडोरस। हीलियोडोरस भी फिर से शुंग डायनेस्टी के कोर्ट में पहुंचा। उसने वहां पे जाके उस पीरियड में शुंग राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भागवत या भागभद्र, उनके साथ संवाद किया। इंटरेस्टिंग बात आपको ये मिलती है कि हीलियोडोरस जब भारत में आया और जैसे जैसे उसने भारत में अपना समय बिताया वो ग्रेजुअली खुद भी भागवतिज्म या जिसे हम लोग भागवत संप्रदाय के रूप में पहचानते उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि इस पीरियड में आपको विदिशा करके एक जगह देखने को मिलेगी। विदिशा इज इन मध्य प्रदेश, है ना, सांची के पास आपको मिलता है। वहां से हमको ये पता चल रहा है कि एक पिलर इंस्क्राइब किया गया था, इसको गरुड़ पिलर के रूप में पहचानते हैं। ये गरुड़ पिलर इसके लिए क्योंकि विष्णु जी का जो वाहन है वो वाहन क्या है, वो गरुड़ है। एंड हीलियोडोरस का भारत के ऊपर आगमन और धीरे 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 वैष्णविज्म के तरफ वो जाना और आखिर में वो खुद ही बेसिकली विष्णु जी के फॉलोअर के रूप में वी विल फाइंड की कन्वर्ट हो गया। ये दर्शाता है कि इंडिया के इंडो ग्रीक्स के साथ जो रिलेशंस थे वो कल्चरली कितने एनरिचिंग हो गए थे कि जहां बड़ी मात्रा के अंदर इंडो ग्रीक्स का भारत की तरफ आगमन और इन सब का वी विल सी कि भारतीय बनना ये दर्शाता है कि इंडिया कितना कल्चरली रिच हुआ करता था। सो वी विल सी कि हीलियोडोरस खुद भागवत बनता है। इस समय के दौरान उसने एक पिलर की स्थापना करवाई
ये पिलर अगर आप देखोगे तो गरुड़ स्तंभ के रूप में पहचानते हैं, एक ध्वजा वाला पिलर था। इट वाज अ पिलर ऑफ अ फ्लैग, विथ अ पिलर विथ अ फ्लैग, अ पोल विथ अ फ्लैग। तो विष्णु जी का वाहन हुआ करता था स्तंभ के ऊपर। ये विदिशा के अंदर एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स आया है, उसके अंदर आपको मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स ऐसे तो जर्जरित हालत में है, अभी थोड़ा टूटा हुआ है, पर ये हिलोडोरस की आपको बैकग्राउंड मिलेगी जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई काफी बड़ी मात्रा के अंदर ग्रीक्स और इंडियंस के बीच में कल्चरल रिलेशंस एस्टेब्लिश हुए। इनफैक्ट बड़ी मात्रा में जो इंडो ग्रीक्स व्यापारी थे और ग्रीक्स व्यापारी थे, सेलर्स थे, ये भी भारत के अंदर आते हैं। और इसी बेसिस के रूप में इंडो ग्रीक्स का कार्यकाल भारत के अंदर काफी एक सिग्निफिकेंट कार्यकाल के रूप में था। इंडो ग्रीक सबसे पहली डायनेस्टी थी जिसने विदेशी आक्रमण किया भारत के ऊपर। मैंने आपको बताया कि टोटल 4 शाखाएं आपको मिलती है विदेशियों की। द वेरी फर्स्ट डायनेस्टी दैट इमर्ज्ड आउट ऑफ द क्राइसिस एंड दैट केम टू इंडिया वाज इंडो ग्रीक्स। ये सेंट्रल एशिया से आए थे और इसके बाद ही दूसरे देखोगे तो आपको शक डायनेस्टी मिलेगी। और ये शक डायनेस्टी जिसे हम लोग सीथियंस के रूप में पहचानते हैं, ये लोग मौका देख के इंडो ग्रीक्स को पलटाते हैं और आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एंट्री करते हैं। इनको शकास भी कहते थे या इन्हीं को ही सीथियंस कहते थे। ये सब बैक्ट्रिया कैस्पियन सी से लेके आज के स्टेपीज के थोड़े साउदर्न वाले रीजन में डोमिनेटिंग थे। चाइना की तरफ ये लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि चाइना में शासकों के द्वारा काफी बड़ा, हम लोग कह सकते हैं कि स्टेप्स लिए गए थे जिसके थ्रू वी विल सी दैट द चाइनीज वर ट्राइंग टू बिल्ड अप देयर प्रेशर इन द सेंट्रल एशियन रीजन्स। और इसी के कारण सीथियंस या शकास के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि हम कहाँ मूवमेंट करें। ऊपर की तरफ जाओगे तो रशिया आ जाता था, तो रशिया तो पॉसिबल था नहीं जाना उस पीरियड में, सर्दी भी काफी भारी पड़ती है सर। ओके, वेस्ट एशिया भी बहुत ही दूर आपको मिलता है। तो इंडिया वॉज वन सच प्लेस जिसके बारे में सबको पता था, प्राचीन भारत में भी, प्राचीन विश्व में भी। सो इवन दी फॉरेन किंग्स वर नोइंग अबाउट इंडिया। बोले तो हम जाएंगे, तो हम क्यों ना जाए। तो इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो अबाउट द शकास और द सीथियंस कमिंग इन द सेकेंड नंबर। दूसरे पोजीशन के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि ये सीथियंस या शकास जो है ये आए, इन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, इंडो ग्रीक्स की जो सरकारें थी आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उसको उथलाया और अपने आप को रीएस्टैब्लिश किया। तो होपफुली आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में कल्चर सेंस के अंदर, पॉलिटिकल सेंस के अंदर चीजें समझ में आई, गोल्ड कॉइन्स के रूप में, सिल्वर कॉइन्स के रूप में चीजें समझ में आई। अब वहां से देखते हैं कि नंबर 2 शकास की एंट्री कैसे हुई, नंबर 3 पार्थियंस की एंट्री कैसे होती है, और नंबर 4 कुषाण कैसे भारत में आए और इनका क्या सिग्निफिकेंस है सर। ओके, ये जो शकास है इनको सीथियंस के रूप में भी पहचानते हैं, दे वर कॉल्ड सीथियंस, और ये भी भारत में आके भारतीय बन जाते हैं। द शक डायनेस्टी और द सीथियंस who were coming from West Asia, the Central Asia, they also gradually became Indianized. इनमें भी राजा आप देखोगे तो धीरे धीरे भारतीय नाम, भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर अपनाने की शुरुआत करेंगे। तो उसमें वैष्णविज्म की तरफ भी कोई जाएगा, कोई बुद्धिज्म की तरफ भी जाएगा। तो इनके अंदर एक ब्रांच निकल के गुजरात की तरफ, मालवा की तरफ, जिन्हें हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप्स, इन्हीं के ही क्षत्रप थे, सामंत थे, जो काफी एस्टैब्लिश पोजीशंस के अंदर आपको मिलते हैं सर। ठीक है, और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड दैट द इंडो ग्रीक किंगडम्स इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया वर आउटस्टेड by the various nobility tribes from the Central Asia known as the Sakas, the Scythians, the Parthians or the Pahlavis, and the Kushans called as the Yuchis. In spite of the fact that they followed the Greek practice of issuing vast amount of coinage, their names and the titles of most of the kings, there is a very confusing period in our history, क्योंकि हमको इतिहास के रूप में इनका नाम नहीं पता है. It is a daunting task to try and work out the lineage of the ruling dynasty and the clans that came to India. The first question arises, why and how did the nomadic tribe turns to war and the conquest? ये तीनों की तीनों डायनेस्टी के कौन से राजा कब आए वो तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है आज की तारीख में इतिहास लिखने के लिए। सवाल ये है कि ये क्यों भारत की तरफ आते हैं सर। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप समझिए तो इसका थोड़ा मैपिंग करने की कोशिश करते हैं कि why the Shakas came towards India, why the Scythians came towards India सर। ठीक है, तो एक खाली आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट वाज द इश्यू सर। ठीक है ना, समझे। द पार्थियंस वाज वन सच डायनेस्टी दैट वाज रूलिंग इन द वेस्ट एशिया।
इंडो ग्रीक्स वर एक्चुअली द मोस्ट नियर वंस, क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो आज के सेंट्रल एशिया की तरफ नॉर्थ वेस्ट में थे। ऊपर देखोगे तो आपको यूचीज देखने को मिलेंगे। यूची कोई और नहीं पर आपके कुषाण हुआ करते थे। एंड समवेयर ओवर हियर वी विल फाइंड द सीथियंस वर देयर इन द सेंट्रल एशिया, और आज के वी विल फाइंड की नॉर्थ वेस्ट के ऊपर की तरफ। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर जब हम लोग भारत में आक्रमणों की जो स्थिति देखेंगे उसमें हमको देखने को मिल रहा है कि पहले तो इंडो ग्रीक्स आ गए। इंडो ग्रीक्स के लिए मौका क्लियर था क्योंकि वो सबसे नजदीक में थे। इंडो ग्रीक्स के लिए मौका क्लियर था क्योंकि वो सबसे नजदीक में थे। उन्होंने मौका देखा, बृहद्रथ कमजोर राजा है, मगध के अंदर हंगामा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मौके पे चौका मार देते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर सीथियंस आए। उसके पीछे का कारण यह था क्योंकि वो चाइना की तरफ जा नहीं पा रहे थे। दे वर नॉट एबल टू गो टुवर्ड्स चाइना। तो सवाल यह था कि ये कहां कहां घूमेंगे। तो उनकी संघर्ष यूचियों से भी हो सकती थी, क्योंकि यूची अगर आप देखोगे तो बाजू में ही आपको देखने को मिलते हैं। यहां अगर आप समझोगे आज के ईरान वाले प्रदेश में, तो वहां से आपको पार्थियंस भी मिल जाते थे, तो उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होने की शक्यता थी। पर सबसे नजदीकी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करोगे तो इंडो ग्रीक्स के बाद इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है टू कम टुवर्ड्स इंडिया। और इसी बेसिस के रूप में ये जो सीथियंस है, जिसे हम लोग शकास के रूप में पहचानते हैं, वो भारत की तरफ एंट्री लेने की कोशिश करेंगे सर। ओके, सो वी विल फाइंड द सीथियंस और द शकास विल बी ट्राइंग टू एंटर इंडिया, एंड इनकी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगी माइग्रेशन की सर। ओके, मैंने आपको बताया कि ये क्यों हुआ, तो इसके पीछे यहाँ किताब में भी लिखा है कि इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया द यूचीज वर बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स द वेस्टवर्ड बाय द चाइनीज हु हैड बिल्ट द ग्रेट वॉल टू पुट आउट द नोमैड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैंने आपको बताया। चाइना के राजाओं के द्वारा इस पीरियड के अंदर ग्रेट वॉल बननी शुरू होगी। आपने नाम तो सुना होगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। लोग ऐसा फेंकते हैं ना, बोलते चांद से दिख जाती है। दिखती है कि नहीं दिखती है? आप गए हो कभी चांद में, स्पेस में सर? ओके, गए हो तो जरा बता दीजिएगा हमको, फोटो वोटो डाल दीजिएगा, आपका भी यहाँ पे डाल देंगे हम सर। खैर, तो कहने की बात यह है कि ये लोग भारत की तरफ है। उसके पीछे की एक स्टोरी लिखी गई है कि वही ग्रेट वॉल चाइनीज के द्वारा बनाने की शुरुआत हुई थी, और यूचीज ने बेसिकली शकास को पुश किया कि बोले तुम आ जाओ सर। ठीक है, पार्थियंस अगर आप समझने की कोशिश करोगे वेस्ट एशिया में पावर के ऊपर थे, और इन परिस्थितियों में जब इंडो ग्रीक्स कमजोर हुए, चाइना के राजाओं के द्वारा वी विल फाइंड की ग्रेट वॉल का निर्माण किया गया। इन दोनों डायनेस्टीज के बीच में जो संघर्ष हो रहा था, इसका लाभ उठा के सीथियंस जो थे अल्टीमेटली इंडो ग्रीक्स को उथलाया और उन्होंने भारत की तरफ एंट्री लेनी शुरू कर दी। इस तरह से भारत में जो सेकंड फॉरेन डायनेस्टी आक्रमण करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सीथियंस, या इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? शका डायनेस्टी सर। ठीक है ना, समझे? तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही है कि द सेकंड फॉरेन डायनेस्टी दैट विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया कॉल्ड एज द शकास, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीथियंस। इनके लिए अलग अलग शब्द आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, अब इनकी टोटल 5 शाखाएं भारत में आती है। कितनी आती है? 5 ब्रांचेस, मतलब काफी लंबी हो जाती है। आप देखोगे तो टोटल 5, कोई अफगानिस्तान की तरफ रहती है, कोई पंजाब की तरफ रहती है, कोई नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, कोई मथुरा की तरफ आपको देखने को मिलती है, और कोई गुजरात मालवा वाले रीजन के अंदर एस्टेब्लिश होगी सर। ठीक है, तो इनकी टोटल 5 अलग अलग रूलर्स, अलग अलग डायनेस्टीज भारत की तरफ आएंगे, एंड they'll be living their life into the regional parts of the country। वो अपना जो शासन है आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर चलाने की कोशिश करते हैं अलग अलग शाखाओं में। इनमें कुछ राजा भारत में काफी लंबा प्रभाव छोड़ के गए, कुछ राजा अगर आप देखोगे तो लंबा प्रभाव नहीं भी छोड़ के जाते। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करिए तो शक वंश की जब हम लोग बात करते हैं, तो शक वंश के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इनकी शुरुआत कैसे हुई है ना। So the Shakas were pushed back from the eastern Iran by the Parthian rulers Mithridates, and then turned out to the northwest part of the country and finally settled in the region between the Indus Valley and the Saurashtra। The first Shaka ruler in India was Maus। Maus या मोगा के रूप में पहचानते हैं। He occupied the regions of Gandhara, driving a wedge between the Indo-Greek kingdoms, but it was Aziz who was able to create an impact and by establishing his empire up till the Mathura region। तो 2 राजा आपको यहां से देखने को मिलते हैं शक डायनेस्टी में। एक तो था मोगा या मॉइस करके राजा,
दूसरा था अजीस AZES, ये अजीसिलस के रूप में पहचानते थे। ये शक डायनेस्टी के राजाओं की जब हम लोग बात करते हैं तो इनमें से भी काफी सारे शक डायनेस्टी के राजा भारतीय संस्कृति और भारतीय कल्चर को मानना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट भारत में जब ये शक डायनेस्टी रूल कर रही थी उसके कंटेम्पररी पीरियड के अंदर वी विल सी कि एक डेवलपमेंट शुरू हुआ। आज के सेंट्रल इंडिया के अंदर एक राजा थे विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य वी विल फाइंड कि शकों के साथ संघर्ष करने के बाद somewhere by stopping the impact of the Shak rulers of Central Asia, एक नए कैलेंडर की शुरुआत करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं विक्रम संवत। और somewhere around 58 BC, after defeating the Shak rulers, he will be establishing a new calendar called as the Vikram Samvat. This is one of the oldest calendars of the country. It is being still followed in India. Even मैं जहां से ये लेक्चर ले रहा हूं अभी, मतलब आई बिलोंग टू गुजरात। भारत पूर्ण रूप से अगर आप देखोगे तो शक संवत को फॉलो करता है। भारत का आधिकारिक जो कैलेंडर है, सरकारी कैलेंडर, वो आपको शक संवत मिलेगा। गुजरात वेस्ट इंडिया का जो रीजन है, मालवा का जो प्रदेश है जहां से विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी, आज भी यहां पे विक्रम संवत ही कैलेंडर के रूप में चलता है। ये दर्शाता है कि आज से करीबन 2000 या 2100 साल पहले बना हुआ कैलेंडर अभी भी रेलेवेंट है। 58 प्लस 2022 अगर आप काउंट करोगे तो कितना होगा सर? 2080 साल, ऑलमोस्ट 2080 ईयर्स या 2100 ईयर्स आप गिन सकते हो। इतना पुराना कैलेंडर आपको यहां से देखने को मिलेगा। ये विक्रम संवत या विक्रमादित्य करके जो राजा थे, इनके द्वारा बेसिकली ये कैलेंडर का निर्माण किया गया था। और ये निर्माण दर्शाता है कि इन्होंने अपने आप को जो टाइटल दिया था विक्रमादित्य का, ये इसी बेस के ऊपर दिया था कि ही हैड डिफीटेड द शकास। भारत में सामान्य रूप से राजा विक्रमादित्य का टाइटल तब लगाते थे जब उन्होंने कोई फॉरेन रूलर को डिफीट किया। भारत में विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की, अपने आप को टाइटल विक्रमादित्य दिया। उसके पीछे का भी एक कारण इतिहासकार ये बताते हैं कि शक डायनेस्टी जब भारत में रूल कर रही थी, when the Shakas were ruling over India, the local king of the central India tried to defeat the Shakas, and that is one of the reasons he had taken the title of विक्रमादित्य over a period of time. उन्होंने अपने आप को एक टाइटल के रूप में दिया विक्रमादित्य, कहा कि भाई देखो मैंने तो इनको डिफीट किया है, बिकॉज आई हैव डिफीटेड देम, तो मैं भी टाइटल ले लूंगा सर। ठीक है, ये शकास ग्रेजुअली इंडियनाइज हो गए। इंडियनाइज होने का मतलब यह है कि इनका नाम, इनका संस्कृति, इनके जो कार्य है वो सब भारतीयकरण की तरफ आ गए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके साथ भी हुआ था, इंडो ग्रीस के साथ भी आपको मिल जाता है। अब ये शकों की बहुत सारी ब्रांचेस थी, मैंने आपको बताया। अजीज और मोइस मथुरा वाले रीजन में ही रूल कर रहे थे। उसमें अजीज जो है, इनके कॉइन्स आपको मिलते हैं जो मथुरा तक के प्रभाव में थे। अब शक चाहते थे कि अपना साम्राज्य बहुत बड़ा करें। द शक डायनेस्टी रूलर्स वांटेड दैट दे शुड मेक अ वेरी बिग एम्पायर। अब दिस बिग एम्पायर वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। बिग एम्पायर वाज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल if they will try to create a direct control of their own rulers. वो चाहते थे कि मथुरा के बाहर गुजरात, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, बाकी सारे विस्तारों के अंदर शक डायनेस्टी का प्रभाव रहे, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो था नहीं। तो बोले क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा कि लेट अस फॉलो द ग्रीक मेथड दैट द ग्रीक्स एंड द पर्शियंस यूज्ड टू डू। बोले क्या? बोले प्रोविंशियल गवर्नर्स को ऑटोनॉमी देके, उनको सत्ता सौंप के उनको कहो कि तुम हमारी जगह के ऊपर शासन करो। तो ये शक डायनेस्टी आपको यहां से देखने को मिलेगी, वेयर दे स्टार्टेड समथिंग कॉल्ड एज द क्षत्रप सिस्टम। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होगे, आपको एक सिस्टम देखने को मिलती है जिसे हम लोग कहते हैं क्षत्रप सिस्टम। कैन यू सी ओवर हियर? ये जो क्षत्रप सिस्टम आपको देखने को मिलती है, इसकी खासियत ये थी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स को सत्ता देके इन्होंने कहा कि तुम शासन चलाओ हमारे लिए। तो शकों के अंदर आज के भारत में और खास करके आज के गुजरात वाले रीजन के अंदर वी विल फाइंड कि एक डायनेस्टी निकल के आई, इसी का नाम दिया गया है वेस्टर्न क्षत्रप्स। आपने
गुजरात का जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते होंगे आप लोग। यू माइट बी अवेयर अबाउट समथिंग कॉल्ड एज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन रुद्रदामन करके एक राजा के द्वारा इश्यू किया गया है। अशोक का ओरिजिनल था, उसके बाद फिर रुद्रदामन ने अपना नाम लिखा। रुद्रदामन कोई और नहीं पर वो वेस्टर्न क्षत्रप की ब्रांच से बिलोंग करने वाला एक राजा था। रुद्रदामन वॉज नोन एल्स बट ही वॉज वन ऑफ द किंग्स बिलोंगिंग टू द ब्रांच ऑफ द वेस्टर्न क्षत्रप। ये दर्शाता है कि प्रोविंशियल गवर्नर्स इतने स्ट्रांग हो चुके थे और इनकी स्ट्रेंथ के आधारित दे वर एबल टू कंसोलिडेट दिस रीजन ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसी बेसिस के ऊपर से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इनके द्वारा एक क्षत्रप प्रथा की शुरुआत होती है। ये क्षत्रप धीरे 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 इनफैक्ट आप देखोगे तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करेंगे और अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में अपने आप को टाइटल देना भी शुरू करेंगे और कहेंगे कि हम तो क्षत्रप भी है और हम तो महाक्षत्रप भी है सर। एक फादर और सन कंजॉइंट रूल करते हैं। कंजॉइंट रूल समझ में आता है सर? दोनों का साथ में संयुक्त रूप से शासन चलता है। फादर कहता है कि मैं महाक्षत्रप हूं, लड़का कहता है तो मैं भी क्षत्रप हूं। कुछ टेरिटरी का विस्तार फादर संभालेंगे, कुछ टेरिटरी का विस्तार अगर आप देखोगे तो लड़का संभालने की कोशिश करेगा। द सन विल बी रनिंग द स्टेट। और इस तरह से आपको जॉइंट सोवरेनिटी का एस्पेक्ट देखने को मिलेगा अंडर द क्षत्रप सिस्टम। ये शकास थे जिन्होंने बड़ी मात्रा में आज के गुजरात मालवा वाले रीजन में वेस्टर्न क्षत्रप्स की या क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत की और ये क्षत्रप सिस्टम शकास को कंटिन्यू करवाती है अगले 200 साल तक, खास करके वेस्टर्न इंडिया में। होता यह है कि मैंने आपको बताया कि ये सीथियंस या शक डायनेस्टी की टोटल 5 ब्रांचेस आई थी भारत में। उसमें ये गुजरात वाले रीजन में ही ये लोग स्थायी हो पाए लंबे समय तक क्योंकि इन्होंने ये क्षत्रप प्रथा की शुरुआत की। और ये क्षत्रप प्रथा के जो रूलर्स थे काफी लंबे समय तक रूल करेंगे, ऑलमोस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 300 years इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आज के पश्चिम भारत में गुजरात मालवा वाले प्रदेश के अंदर ये जो क्षत्रपाल आपको देखने को मिलता है या क्षत्रप्स देखने को मिलता है करीबन 200-250 साल और उससे भी अधिक पीरियड तक शासन करेंगे। ये क्यों अधिक पीरियड तक शासन करेंगे उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया कि दे वर रूलिंग इन अ सिस्टमैटिक वे और ये गवर्नर्स अल्टीमेटली अपने आप को इंडिपेंडेंट भी करते हैं। शक डायनेस्टी में 3 चीजें हमें याद रखनी है। एक तो कैलेंडर की शुरुआत विक्रम संवत की जो विक्रमादित्य के द्वारा शुरू की गई थी। विक्रमादित्य वॉज अ लोकल रूलर ऑफ मालवा। He might have defeated the Shak rulers because they were trying to enter into the Malwa region. And hence we will find the Vikramaditya will be establishing Vikram Samvat. Samvat is the calendar system, sir, है ना? Shak Samvat, Vikram Samvat, okay. तो we will find कि विक्रमादित्य ने 58 BC को 0 year consider किया. And by considering the 58 BC as 0 year, he started establishing the Vikram Samvat as the form of calendar, okay. दूसरी कहानी अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं कि ये शकों के अंदर ये जो क्षत्रप प्रथा थी उसकी इंपैक्ट क्या रही। अब देखिए कि शकों के द्वारा जो इंपैक्ट क्रिएट होती है ये इंपैक्ट के रूप में रुद्रदामन करके जो राजा था वो वेस्टर्न क्षत्रप्स का बहुत ही पॉपुलर किंग के रूप में उभर के आया। और ये रुद्रदामन करीबन 1st सेंचुरी में रूल करता है। इसने आज के गुजरात और मालवा वाले प्रदेश में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया है। और अशोक का जो शिलालेख आया हुआ है, सो देयर इज अ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। यू माइट बी अवेयर अबाउट द रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। अशोक के द्वारा जो शिलालेख आया हुआ है ये शिलालेख के ऊपर उसने अपनी मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में बताया है, उसने अपने पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में बताया है। उसके थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उसने ये जानकारी दी है कि मैंने कैसे सातवाहन डायनेस्टी जो दक्कन में रूल कर रही थी उसके साथ मेरी लड़ाई भी हुई और ये सातवाहन वंश को भी मैंने हरा दिया और उनको अपने आप को एस्टैब्लिश करवाया। तो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में 3 राजाओं की कहानी आपको मिलेगी। पहली कहानी तो अशोक की खुद की, दूसरी कहानी रुद्रदामन की। इनफैक्ट ये रुद्रदामन सातवाहनों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंसेस करेगा, इसकी भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है।
और साथों साथ अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यही रुद्रदामन अपनी पॉलिटिकल होल्ड और अपनी कल्चरल अचीवमेंट्स को भी दर्शाने की कोशिश करेगा अंडर द जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक रुद्रदामन के बाद कोई तीसरा राजा आपको देखने को मिलता है, तो वो था आपके लिए, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो दैट विल बी द थर्ड किंग कॉल्ड एज स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त गुप्ता डायनेस्टी का राजा था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इनफैक्ट अजीस और मोइस से चलते 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 अगर आप शकास का भी देखोगे इतिहास को, तो आपको यह मिलेगा कि इनका नाम भी धीरे धीरे भारतीय तरफ हो गया है। भारतीय की तरफ होने का मतलब यह है कि इवन देयर नेम्स हैव स्टार्टेड गेटिंग इंडियनाइज्ड। आप पूछोगे कि कैसे इंडियनाइज्ड हुआ, तो इनिशियली ये जो शक डायनेस्टी के राजा थे ये अपने आप को मोइस या मोगा कहते थे। कोई और राजा आया तो वो कह रहा था कि मेरा नाम अजीस है। एक राजा आया वो कहता है कि मेरा नाम है रुद्र दामन, मैंने रुद्र का दामन पकड़ के रखा है सर, मैंने रुद्र के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है सर, मैं रुद्र को फॉलो कर रहा हूं। रुद्र नाम किन के साथ जुड़ा गया है मुझे ये एक्सप्लेन करने की शायद तक जरूरत नहीं होगी। रुद्र मूलतः से शिव जी के लिए ही शब्द यूज किया गया है। ये दर्शाता है कि एक अकल्चराइजेशन की जो शुरुआत थी भारतीय संस्कृति में विदेशी राजाओं की, ये इनके पीरियड में भी चालू रही। इसमें इंडो ग्रीक्स करके जो डायनेस्टी रूलर्स हुआ करते थे उनके समय पे भी। इसके लिए किताब भी लिखती है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन ही हैड डिफीटेड द सातवाहनस इन द बैटल। हिज नेम इंडिकेट्स द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन इनटू द इंडियन सोसाइटी वाज कंप्लीट बाय दिस टाइम। कि अब वो समय आ गया है कि ये जो विदेशी राजा है, ये जो विदेशी शासक है, ये धीरे धीरे भारतीय बन चुके। और जिस तरह से भारतीय बना है तो ये तन मन धन से सब तरह से इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर को स्वीकारना शुरू किया। शक डायनेस्टी भारत में लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होता यह है कि ये जो शकास की 5 ब्रांचेस आई थी, इनमें से शक डायनेस्टी के कुछ ब्रांच यहाँ पे गुजरात और मालवा वाले रीजन में एस्टैब्लिश हुए, जिसे हम लोग कहते हैं वेस्टर्न क्षत्रप्स। वेस्टर्न क्षत्रप्स करीबन 300 साल तक भारत में रूल करेंगे गुजरात वाले रीजन में। इनको आखिर में डिफीट किया जाएगा बाय चंद्रगुप्त टू, जो अपने आप को भी विक्रमादित्य का टाइटल देते हैं। कभी बाद में बात करेंगे, अपने आप को शकारी कहते हैं। शकारी इसके लिए क्योंकि उन्होंने शाकों को डिफीट किया था। बात यह है कि ये जो वेस्टर्न क्षत्रप्स थे ये तो लंबे समय तक रूल करते रहे, बट ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि ईरान में रहने वाले जो पार्थियंस थे, ये पार्थियंस तीसरे नंबर के ऊपर भारत के ऊपर आक्रमण करके आए सर। एंड पार्थियंस विल बी स्टेइंग बैक इन इंडिया फॉर अ ब्रीफ पीरियड। पार्थियंस वेस्ट एशिया में थे, यूची इनके ऊपर हुआ करते थे सेंट्रल एशिया में। मैंने आपको बताया कि इनका जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस में पहले इंडो ग्रीक्स आए, इंडो ग्रीक्स के बाद ये सीथियंस या शकाज आए, शकाज या इन्हीं को ही शक डायनेस्टी के रूप में भी पहचानते हैं। तीसरे पर्थियंस आएंगे और चौथे यूची या कुषाण आएंगे सर। कुषाणों के ऊपर अभी 5-10 मिनट में चर्चा शुरू करते हैं, पर अब देखते हैं कि पार्थियंस की कहानी किस तरह से रही। पार्थियंस भारत की तरफ क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको भी मौके पे चौका चाहिए था। इनको भी समझ में आ रहा था कि भारत में राजकीय रूप से जो राजा है वो कमजोर है। एक एक करके ये जो वेस्टर्न क्षत्रप के जो राजा निकल के आ रहे थे वो गुजरात मालवा वाला में स्थायी है, और इनके बीच में भी इंटरनली बहुत सारी शाखाएं हैं। तो उनको भी लगा कि हमको भी मौके पे चौका मारना चाहिए। इवन वी शुड डू द सेम थिंग, है ना, कि चांस मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वी शुड डू एंड वी शुड डांस ऑन दैट। ओके, तो ये जो मौके पे चौका है, चांस पे डांस करने की जो प्रक्रिया है, उसके ऊपर ये पार्थियंस की एंट्री हुई। पार्थियंस में गोंडोफोर्निस करके एक राजा थे। एक ही राजा का नाम याद रखना है आपको जिन्होंने भारत की तरफ आक्रमण किया था। क्या नाम था? गोंडोफोर्निस। गोंडोफोर्निस वाज द ओनली किंग जो उस पीरियड में शक डायनेस्टी के राजाओं को हरा के अपने आप को एस्टैब्लिश करेंगे। और ये गोंडोफोर्निस थे जिनके समय पे पार्थियंस का रूल भारत में थोड़ा बहुत चला। इनफैक्ट इनके पीरियड में ऐसा कहते हैं कि क्रिश्चियनिटी इंडिया के अंदर आती है।
क्रिश्चियनिटी की जब हम लोग बात करेंगे तो वी विल फाइंड कि सेंट थॉमस के लिए ऐसा कहा गया है कि फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, पहली शताब्दी के अंदर, ही विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड विल बी स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया एज वेल सर। ठीक है ना, समझे? तो एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट आपको इंडिया की हिस्ट्री का देखने को मिलता है पार्थियंस के समय पे। बाकी इनके द्वारा स्तूपों का निर्माण किया गया आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के दौरान में, और तक्षशिला वाले रीजन्स में पार्थियंस का होल्ड काफी ठीक ठाक था। ये पार्थियंस को कभी कभी पहलवा के रूप में भी कहा गया है। द पार्थियंस आर ऑल्सो कॉल्ड विद द नेम ऑफ पहलवास। तो आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में पहलवास किसको कहते थे। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ रिस्पेक्ट टू अ टर्म कॉल्ड एज पल्लवास। आपको एक और शब्द भी इतिहास के अंदर से आपको मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं पल्लवा। पल्लवा या पल्लव एक और डायनेस्टी थी जो दक्षिण में हुआ करती थी चोला से पहले। ये शब्द है पहलवास, है ना। तो पहलवा अलग थे और पल्लव्स अलग थे सर, है ना। पल्लव साउथ इंडिया के अंदर थे। खैर उनको लेके भी कोई कोई कंट्रोवर्सी करता रहता है और काफी सारे इतिहासकारों ने ये लिखा है कि ये पहलवास और पल्लवा एक ही थे। खैर हम लोग नहीं मानते हैं, इसके ऊपर कभी बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या स्टोरी रही है इनकी सर। खैर, तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पार्थियन डायनेस्टी है, ये पार्थियन अगर आप समझने की कोशिश करोगे, शासक भारत में लंबा नहीं टिक पाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनकी कहानी आगे गई। और ये जो यूची करके डायनेस्टी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई, जो सेंट्रल एशिया की डायनेस्टी हुआ करती थी, कुषाण वंश जिसके रूप में हम लोग पहचानते हैं, इनको मौका मिला और इन्होंने भारत की तरफ एंट्री ली सर। ओके, तो यूचीज विल बी द फोर्थ डायनेस्टी दैट विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। और ये यूची थे जो सबसे बड़ा इंपैक्ट इन 4 डायनेस्टी में छोड़ के गए। टोटल 4 डायनेस्टी आई। इंडो ग्रीक्स के साथ साथ मैंने आपको बताया शकास, पार्थियंस और चौथा था यूची। तो ये यूची था जो सबसे बड़ी इंपैक्ट क्रिएट करके गया। अब ऐसा तो क्यों था भाई यूची में? तो यूची में एक राजा आता है जिसका नाम था कनिष्क, जो कुषाण डायनेस्टी के रूप में एस्टैब्लिश हुई थी ना सर। और इसी के इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो पूर्ण रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरी की पूरी जो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी और इनकी जो एम्पायर बिल्डिंग थी वो एस्टैब्लिश हुई थी सर। तो ये यूची में अलग अलग राजा थे, अलग अलग शाखाओं में डिपेंडेंट थे सेंट्रल एशिया के अंदर। यूचीज वर डिवाइडेड इनटू different branches and there were multiple kings who were settled in the Central Asian region. Okay, over a period of time इनमें से कुजुला कडफिस या कडफिस वन करके एक राजा निकल के है, कडफिसेस वन। So there will be a king called as the Kadphises I belonging to the Yuchi dynasty, और द कुषाण डायनेस्टी इनको कहते हैं। और इनमें कडफिस करके एक राजा है जिन्होंने ये जितने भी यूची के अलग अलग छोटे छोटे राजा थे इन सबको इकट्ठा करना शुरू किया। He was like कि भाई बंदे इकट्ठे करो, हमको भारत की तरफ आना है ना, हमको साम्राज्य बनाना है, और हमारे बीच में जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है सेंट्रल एशिया में उसको यहाँ पे छोड़ के जाना है। अब वो समय नहीं है कि वी कीप ऑन इनफाइटिंग इन बिटवीन आवर सेल्फ, तो वी वांट टू एस्टैब्लिश आवर ओन पॉलिटिकल होल्ड, है ना, टुवर्ड्स इंडिया, सेंट्रल एशिया। तो इन्होंने सबको असिमुलेट कर दिया। बाकी सारे यूचियों की छोटी बड़ी ब्रांचेस हुआ करती थी, छोटे बड़े राजा हुआ करते थे, उन सबको एक कर दिया। ये कडफिस वन के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कडफिस टू करके एक राजा है, इनको कुजुला कडफिस भी कहते थे। He was also called as कुजुला कडफिस। दूसरे आपको बीमा कडफिस या कडफिस टू करके एक राजा देखने को मिलेंगे। ये कडफिस टू के समय के दौरान वी विल फाइंड कि ये लोग और भारतीय की तरफ हो गए। और भारतीयों की तरफ होने का मतलब ये है कि इनके यहाँ पे भी कल्चरल सिस्टम चलती है, असिमुलेशन सिस्टम चलती है। इनफैक्ट कडफिसेस टू या भीमा कडफिस के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन रखते हैं तो इन्होंने तो भारतीय धर्म परंपरा के तहत अंडर द इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस, कडफिसेस टू हैड इनफैक्ट वी विल सी अडॉप्टेड द इंडिक वे ऑफ लाइफ। और शिव जी के तो बहुत बड़े वो शिष्य बन चुके थे। इनके द्वारा जो कॉइन्स इश्यू किए हैं, प्रिसाइसली गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए हैं ये कुषाणों के द्वारा,
ये गोल्ड कॉइन्स के अंदर तो हमको वहां तक एविडेंसेस मिल रहे हैं कि दे हैड अडॉप्टेड द इंडियन वे ऑफ लाइफ, एंड इनफैक्ट ये शिव जी को बहुत मानते थे, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स के रूप में। और वहां से ही वी विल फाइंड कि बीमा गढ़फिस और कुजू गढ़फिस के बाद तीसरा राजा आया जिसका नाम था कनिष्क। और कनिष्क ने आके ये जो यूची डायनेस्टी या कुषाण डायनेस्टी जिसे हम लोग पहचानते हैं उसको एक नई छाप दी, नई दिशा दी, उसको एक नई पहचान दी। और सेंट्रल एशियन शासकों के अंदर से आने वाले जो विदेशी प्रभाव थे उसमें सबसे बड़ा कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल किसी ने इम्पैक्ट छोड़ा तो कनिष्क नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसके पीरियड में ही पॉलिटिकल चेंजेस हुए, कल्चरल चेंजेस हुए, लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ। ये खुद भी सेंट्रल एशिया से आने वाला राजा था, बट देन ही अडॉप्टेड बुद्धिज्म, वो बुद्धिज्म की तरफ कन्वर्ट हो गया। उसने बुद्ध के कॉइन्स निकाले, उसने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई। इसी के समय पे शक संवत करके कैलेंडर की शुरुआत होती है। देयर इज अ स्टोरी दैट कनिष्क वाज एक्चुअली नॉट अ कुषाण किंग, क्योंकि कनिष्क जब पावर के ऊपर आया तब वो पीरियड था 78 सीई। 78 सीई का मतलब है कि अब ये जीरो के इस साइड आ चुका है, कॉमन एरा के इस साइड आ चुका है। एंड बिकॉज ये कॉमन एरा के इस साइड आ चुका है, ये 78 सीई का पीरियड शुरू हुआ है, तो इस पीरियड तक आते आते कहानी पूरी तरह से बदल गई। एंड वी विल कम टू नो कि यहाँ शकास की जो कल्चरल ट्रेंड है उसके ऊपर से एक नया कैलेंडर इशू किया गया सर, है ना। कोई कहता है कि ये कनिष्क ने किया था, कनिष्क ने किया था तो इसका नाम क्यों शक संवत रखा वो तो कनिष्क ही जानता है। काफी लोग मानते हैं कि कनिष्क इसके कारण कुषाण डायनेस्टी का राजा नहीं होगा, पर वो शक डायनेस्टी का राजा होगा। खैर इसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे। पर वापिस आता है कि ये कुषाणों में बहुत सारे राजा आपको देखने को मिलेंगे। इसमें पहले 3 राजा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये भारत की तरफ आ रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा था कि पार्थियंस कमजोर है। ऑलरेडी पार्थियंस की पिपूड़ी बच चुकी है क्योंकि वो ज्यादा टिक नहीं पा रहे थे। सीथियंस भी कमजोर हो चुके हैं। सीथियंस में खाली वेस्टर्न क्षत्रप्स की ही ब्रांच थी जो स्ट्रांगली भारत में एस्टेब्लिश हुई थी। इंडो ग्रीक्स तो ऑलरेडी आके विदाई कर चुके थे। तो इन परिस्थितियों में इनकी एंट्री हुई भारत के अंदर, एंड वी विल फाइंड कि यहां से कुषाणों का बैकग्राउंड दिया गया है। तो लिखा गया है कि the Shakas were displaced by the Parthians, and the king called as Gondophares conquered the Kabul first of all. He lost the Kabul valley to Kushan, but he was able to successful against the Shakas in India. We will see that the Shakas approached the Kushan for the help against the Parthians, and the first Kushan king who conquered Afghanistan was called as Kujula Kadphis, who was followed by Bhima Kadphis. Parthians पहले आए और कुषाण बाद में आए। पार्थियंस जब आए तो उन्होंने शकास को हरा दिया, और इसके लिए शकास ने कुषाणों को बुलाया कि भाई 100-200 ज्यादा ले ले पर लैंड करा दे। हम चाहते हैं कि ये जो वेस्ट एशिया से आने वाली डायनेस्टीज है उसको हटाया जाए, तो तुम हमारी मदद करने आओ। ये तो वही बात हो गई कि आपके घर के अंदर एक है ना चूहा घुस गया था, आपने बिल्ली मौसी की मदद मांगी कि भाई बिल्ली मौसी मेरी हेल्प कर दो, तो बिल्ली मौसी आके आपको हटा के, चूहे को भी हटा के खुद शासक के रूप में घर की मालिक बन गई सर। तो यहाँ पे भी यही था कि लोकल राजा थे, वो थे शक डायनेस्टी। वो एक शासक के रूप में रूल कर रहे थे, उनको हटा के एक चूहा घुस गया, गोंडोफर्नेस या पार्थियंस। वो पार्थियंस को हटा के वी विल फाइंड कि उनको हटाने के लिए शकों को बुलाया जाता है। शकों ने कुषाणों को बुलाया, तो कुषाण आए और कुषाणों ने आके अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अपने ही जो दोस्त थे उनकी गाड़ी पलटा दी और अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। ये कुषाणों में 2 राजा थे, मैंने आपको बताया, एक था कुजुला कडफिस और दूसरा था भीमा कडफिस। ये स्लाइड्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा सर। ये दोनों के दोनों राजा ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि मथुरा तक अपना होल्ड बनाते हैं, और इन्हीं राजवंशों के अंदर से वी विल कम टू नो कि कनिष्क करके राजा आया जो 78 सी के ऊपर पावर के ऊपर आया। अब एग्जैक्टली 78 पे आया था या 100 पे आया था, उसको लेके आज भी चर्चाएं होती रहती हैं। सो वी आर नॉट 100% श्योर कि कनिष्क का कौन सा ईयर ऑफ एक्सेशन है। कुछ किताबें कहती है कि इट वाज 78, कुछ में कहा गया 102 या 100 के आसपास रहा। सामान्य रूप से आपको जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, ये इंस्क्रिप्शंस में 78 ही बहुत ही करेक्ट है। कनिष्क के समय का एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसका नाम है रबातक इंस्क्रिप्शन। कौन सा है?
रबातक इंस्क्रिप्शन। ये जो रबातक इंस्क्रिप्शन आपको कनिष्क के पीरियड का मिला है, ये इंस्क्रिप्शन के अंदर कनिष्क की कब पावर के ऊपर आया था और उसकी क्या घटना थी और कितना उसने पॉलिटिकल एक्सपांशन किया, उन सब का मेंशन किया गया है। ये रबातक इंस्क्रिप्शन का जब अभ्यास किया गया तो ये जानकारी मिली कि कुषाण राजा कहाँ से कहाँ तक थे और कहाँ से कहाँ तक ये पावर के ऊपर आए और कनिष्क का क्या होल्ड रहा है, क्योंकि वो अफगानिस्तान से लेके मथुरा और आज के भागलपुर बिहार तक कनिष्क ने अपना साम्राज्य फैलाया था। ये सब चीजें रबातक इंस्क्रिप्शन से ही पता चलती हैं। कनिष्क जिस साल पावर के ऊपर आया उसी साल भारत में एक नया कैलेंडर शुरू हुआ था और ये कैलेंडर था जिसे हम लोग कहते हैं शक संवत या शक एरा। और इसी के कारण काफी लोग ये कह रहे हैं कि कनिष्क का जो पीरियड है वो कैसे शक संवत के साथ जुड़ सकता है। कनिष्क शक डायनेस्टी का राजा तो था नहीं, कनिष्क तो कुषाण वंश का था। कुषाण वंश का राजा शक संवत की शुरुआत क्यों करेगा? Why will a कुषाण किंग start a calendar based on the शक संवत? ये तो वही हो गया कि कोका कोला वाले ने पेप्सी की प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। कभी देखा है आपने कि कोका कोला वाला पेप्सी के नाम की प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? सर, हैव यू सीन एनीवेयर कि a person belonging to कोका कोला will be launching a product of पेप्सी? से रहना तो कनिष्क तो कुषाण राजा था, तो बीइंग अ कुषाण किंग व्हाई ही वुड बी एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग द शक संवत। और इसके लिए काफी लोग ये कह रहे हैं कि शक संवत तो भारत के शक डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा इशू किया होगा जो कनिष्क के समय पे भी थे, और साथों साथ ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि कनिष्क का पीरियड शायद तक बाद में हुआ होगा, 100 के बाद में, ये कैलेंडर लॉन्च करने के 20-25 साल पहले। तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर हमको ये पता चलता है कि कनिष्क पावर के ऊपर आया एक चौथी डायनेस्टी के रूप में, मैंने आपको बताया। और ऐसा कहते हैं कि ये जब पावर के ऊपर आया तब बुद्धिज्म में काफी हंगामा हो रहा था। ये मूलतः से ग्रीक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को पहले फॉलो करता था। जैसे वीमा कड़फिस कनिष्क के जो फादर हुआ करते थे, या कड़फिस II कहते हैं इनको, वो शैव जी को फॉलो करने वाले शासक थे। वीमा कड़फिस हैड एक्चुअली फॉलोड शैवाइज्म एंड वी विल फाइंड कि वी वर कल्चरली सो एनरिच्ड, हम कल्चरली इतने एनरिच्ड थे कि वीमा कड़फिस ने शैव संप्रदायों को स्वीकारा, शैव संप्रदायों का दर्शन दिया और इनफैक्ट उनके कॉइन्स भी निकाले। शिव जी नंदी के साथ त्रिशूल के साथ खड़े हुए वैसे सिक्के आपको मिलते हैं। देवों के देव महादेव, है ना, ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए कॉइन्स आपको मिलेंगे बिलोंगिंग टू द कोर्ट ऑफ वीमा कड़फिस। कनिष्क के आते आते कनिष्क वी विल फाइंड कि बुद्धिज्म की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब बुद्धिज्म में क्यों जाएगा, उसके पीछे के 2-3 कारण हैं। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कराई थी, अगर आपको पिछला क्लास याद होगा तो। तीसरी बौद्ध परिषद तक आते आते बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय निकल के आए थे। एक था थेरावादिन, देयर वाज अ सेक्ट कॉल्ड एज थेरावादिन, एंड देयर वाज वन मोर सेक्ट कॉल्ड एज महासंगीका। अशोक के समय पे बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय मिल रहे थे, एक था थेरावादी, दूसरा था महासंगीका। हम लोग जब कुषाणों की बात करते हैं और कनिष्क की बात करते हैं, कनिष्क के समय तक आते आते वो जो तीसरी बौद्ध संगति या तीसरी बौद्ध परिषद या तीसरी बौद्ध संघ जब मिली थी, उसको लेके 200 साल हो चुके हैं, 200, 250, 250 साल। और 200 साल के अंदर क्या आपको ये नहीं लगता है कि इनकी जो बुद्धिज्म की अलग अलग शाखाएं निकल के आ रही थी, उनके बीच में कोई ना कोई आइडियोलॉजिकल और कल्चरल डिफरेंसेस क्रिएट होगा कि नहीं होगा? आप देखिए कि सामान्य रूप से कोई भी संप्रदाय का जो फाउंडर जब तक अलाइव होता है और द फाउंडर ऑफ अ कम्युनिटी और अ सेक्ट इज अलाइव, तब तक वो संप्रदाय का बहुत विकास होता है। बट द डे द फाउंडर ऑफ द कम्युनिटी और अ सेक्ट पासिस अवे, तो देयर विल बी वन और द अदर डिफरेंसेस इमर्जिंग आउट अमंग हिज फॉलोअर्स। ये नियति रही है संसार की, ये सब जगह के ऊपर आपको मिलेगा। बुद्धिज्म में भी आपको ये देखने को मिल रहा था, और बुद्धिज्म में भी बुद्ध के मृत्यु के बाद 2 संप्रदाय तो बन के आ गए थे थोड़े समय के बाद, महासंगीका और थेरावादी। कनिष्क के समय तक आते आते भारत में उस पीरियड में 18 से ज्यादा संप्रदाय थे, 18+ सेक्ट्स वर देयर। और तो इन सब पीरियड में कनिष्क बौखला गया, बोले हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, इतने सारे संप्रदाय को कैसे मैनेज कर पाएंगे। और ये सब के सब बोधि संप्रदाय थे, दे वर ऑल पार्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो कनिष्क रियलाइज दिस पार्ट कि बिकॉज दिस आर ऑल द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म,
आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि बुद्धिज्म के जो संप्रदाय इनको कोडिफाई किया जाए। तो कनिष्क ने अपने कोर्ट में जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बैठे हुए थे, वासुमित्र हुआ करते थे, अश्वघोष हुआ करते थे, उन सबको बुलाया, बोले आओ आप मेरे साथ संवाद कीजिए, आई वॉन्ट यू टू टॉक। इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इज देयर एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन और नॉट? तो अश्वघोष थे, अश्वघोष ने कहा कि जी सर, हो तो सकता है, वासुमित्र को पूछिए आप। वासुमित्र कनिष्क के कोर्ट के बहुत बड़े बुद्ध प्रखर विचारक हुआ करते थे, बुद्धिज्म के रिलेटेड। तो वासुमित्र ने कहा कि ये संप्रदाय को, क्या हम लोग इतने सारे छोटे छोटे संप्रदाय हैं, तो उनको दो बड़े बड़े फिरकों में बांट के उनको स्ट्रीमलाइन करेंगे तो अच्छा होगा ना। तो इन बेसिस के रूप में वासुमित्र के कहने के ऊपर अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन करके एक और स्कॉलर थे कनिष्क के कोर्ट के अंदर, इन सब की सलाह ली गई और आखिर में एक चौथी बौद्ध परिषद बुलाई जाती है। 78 के आसपास का पीरियड था कश्मीर के अंदर, और वहां पे ये डिसाइड किया जाता है कि भाई चलिए अशोक के बाद की जो कहानियां हैं उसको आगे चलाते हैं। और बुद्धिज्म के अंदर वी विल फाइंड कि दो संप्रदायों का निर्माण किया गया। एक था महायान। महायान एक ऐसा संप्रदाय जो बुद्ध की मूर्ति के रूप में, बुद्ध को भगवान के रूप में मानता है, और एक था हीनयान, जहां बुद्ध को एक टीचर के रूप में, एक फिलोसफर के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में देखा जाता है। ये दोनों संप्रदायों का निर्माण करवाने का इंटेंशन यही था कनिष्क का कि लेट अस एग्री टू डिसएग्री। कभी कभी हम भी करते हैं ना कि भाई हम एग्री करते हैं डिसएग्री करने के लिए। बोले ये क्या है एग्री टू डिसएग्री का मतलब? एग्री टू डिसएग्री का मतलब ये है कि भाई देखिए, हम एक दूसरे के साथ सहमत नहीं है, उसको हम स्वीकारते हैं, आगे चलते हैं। हम एक दूसरे को मारेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, पर हो सकता है कि हमारे बीच में मतभेद हो, और ये मतभेद हम स्वीकार के आगे चलते हैं। हम चाहते हैं कि तुम तुम्हारा संप्रदाय चलो, हम हमारा चलाएंगे सर। महायान और हीनयान का जो फॉर्मेशन है कनिष्क के समय पे दर्शाता है कि कनिष्क ने कहा कि आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ। महायान बिकेम वेरी पॉपुलर क्योंकि महायान कंसिडर्ड बुद्धा एज गॉड, और इस बेसिस के रूप में महायानिक सेक्ट्स का डेवलपमेंट होने की शुरुआत आपको देखने को मिलती है। तो एक साइड के ऊपर हम लोग को ये पता चल रहा है कि कनिष्क के पीरियड के समय पे काफी बड़ी मात्रा के अंदर वी विल सी कि महायान का डेवलपमेंट हुआ। दूसरी कहानी कनिष्क के पीरियड में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको ये भी देखने को मिलेगी कि उसके द्वारा कॉइन्स काफी बड़ी मात्रा में इशू किए गए सर। ओके, अब ये क्यों कॉइन्स इशू किए गए उसके पीछे की कहानी आप देखिए। कनिष्क चाहता था कि इतिहास में उसका नाम रहे, है ना, जब तक सूरज चांद रहेगा कनिष्क तेरा नाम रहेगा। तो कनिष्क कहता है कि ऐसा कुछ करूं कि मेरी छाप छूट जाए। तो बोले सिक्कों के थ्रू मैं अपना नाम लिखवाऊंगा, रोमन कॉइन्स, जैसे रोम के अंदर वहां के जो स्थानिक राजा लोग थे, जूलियस सीजर, ऑगस्टस, है ना, नाम सुने होंगे सर आपने, इन सब के जैसे नाम मैं अपने आप को भी देने की कोशिश करूं। अपने कॉइन्स में इस प्रकार का डेकोरेशन करूं कि जहां मैं गॉड के इक्विवेलेंट लगूं सर। और इसी बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि कनिष्क भी अलग अलग प्रकार के टाइटल्स लेके अपने आप को कॉइन्स के अंदर एस्टैब्लिश करवाने की कोशिश करता है। इनफैक्ट कनिष्क के कॉइन्स के ऊपर से इनके कल्चर के बारे में हमको काफी पता चलता है। जैसे कि अगर आप ये कॉइन देख पा रहे होंगे, इफ यू आर एबल टू सी दिस कॉइन दैट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ कनिष्क ओनली, इसमें हमको इनके कपड़ों के बारे में पता चलता है। वी कम टू नो अबाउट द क्लॉथ दैट दे वर वेयरिंग सर, है ना। अगर आप देखिए तो हमको पता चलता है कि एक ट्यूनिक टाइप पहना हुआ है, पूरा एक टॉप पहना हुआ है सर, है ना, ऊपर से लेके नीचे तक। हाथ में एक स्पेड है और कुछ हाथ में कमंडल टाइप पकड़ा हुआ, बूट पहना हुआ आपको दिखेगा सर। ओके, और इनके बेसिस के ऊपर से भी वी विल सी कि इनके ड्रेसिंग हैबिट के बारे में पता चला। कनिष्क के समय पे भारत में अधिक से अधिक मात्रा में गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए। ये दर्शाता है कि ये प्रोस्पेरिटी बहुत ही थी इनके समय पे। There was good number of prosperity that was available during this period, okay, and all these things actually highlights कि कनिष्क के कॉइन्स, कनिष्क का कल्चर, कनिष्क के समय की जो मूर्तियां बनी है, इनके द्वारा भी हम लोग ये कह सकते हैं कि ये धीरे 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 भारत और वेस्ट का मिक्सचर करवा रहे थे। क्योंकि कल्चर के अंदर अगर आप देखोगे तो कपड़े वेस्टर्नाइज पहनते थे, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूनिक्स पहनने का कल्चर भारत के कोई राजा में आपको नहीं मिलता है सर, ठीक है।
पर कनिष्क के समय पे आपको मिलेगा बूट्स पहनते थे, शूज कहते हैं आज की तारीख में हम जिसे, बड़े बूट्स घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, स्टिरप्स का उपयोग किया गया इनके द्वारा घोड़े के ऊपर दोनों पांव फंसाने के लिए सर, ठीक है, दोनों साइड पे बैलेंस बनाने के लिए, ये सब चीजें आपको यहाँ से मिलती है सर, ठीक है। और ये कनिष्क ही था जिसने एक समय के दौरान, अगर आप समझने की कोशिश करिए, आज का काराकोरम से लेके सिल्क रूट को भी कैप्चर किया था। वी विल फाइंड कि सेंट्रल एशिया के अंदर आया हुआ सिल्क रूट जो एक साइड के ऊपर चाइना और यूरोप को टच करता है, इन दोनों को बीच में किसी ने कैप्चर किया था, तो वो कनिष्क ही था। अब ये हमको कैसे पता चला कि कनिष्क हैड कैप्चर्ड द रीजन्स ऑफ सिल्क रूट, तो हमको पता चलता है फ्रॉम द इंस्क्रिप्शंस। हुंजा करके, गिलगिट बाल्टिस्तान आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में हो, पीओके के ऊपर वाला हमारा ही प्रदेश है, वहां पे वी विल सी कि एक राजा की बात की गई है जिसका नाम है कुषाण पुत्र देव। ये जो कुषाण पुत्र देव है उसमें महाराजा कनिष्क का नाम लिखा गया कि कुषाण का पुत्र देव है, कुषाण का पुत्र देव है, मतलब कनिष्क करके एक राजा जो कुषाणों का देव पुत्र है, मतलब ये गॉड लाइक किंग है, या इनके पास ऐसी दैवीय शक्ति है जिसके थ्रू ये शासन कर रहा है। कनिष्क भारत के ऊपर इतना मजबूत शासक के रूप में था कि उसने अपने आप को एस्टैब्लिश ही ऐसे किया कि भाई देखिए, मैं तो यहाँ एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर के रूप में हूँ जहां मैं एक गॉड लाइक हूँ, जो डिवाइन ओरिजिन का कंसेप्ट आपको मिलता है सर, ओके। ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमको पता चलता है कि कनिष्क ने सेंट्रल एशिया जीता। ये इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमको पता चलता है कि कनिष्क ने बेसिकली चाइना तक लड़ाई करने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी कि कनिष्क की लड़ाई उस टाइम पे खोटान, खासगर और यारकंड के राजाओं के साथ हो गई। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चाइना तक पहुंचा क्योंकि सिल्क रूट को उसने कैप्चर कर दिया। आजकल वो चाइना बना रहा है वन बेल्ट वन रोड, OBOR। खैर अभी तो वो कोविड के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है चाइना को, बट ये जो वन बेल्ट वन रोड करके चाइना के द्वारा जो इनफैक्ट है ना इनिशिएटिव लिया गया, वो सिल्क रूट का रिवाइव करने का पूरा प्लान है। और ये जो सिल्क रूट को रिवाइवल का जो प्लान चल रहा है, इसी के तहत वी विल कम टू नो कि ये जो अपना कनिष्क है, ये कनिष्क बेसिकली उस पीरियड में ये रीजन को जीत के आया था, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, वहां से इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। और इसी बेसिस के रूप में हमको ये कंक्लूजन, ये हमको ये समझ में आ रहा है कि जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसमें कनिष्क बहुत ही पावरफुल राजा था। इसने चाइना के राजाओं के साथ लड़ाई की थी। एक लड़ाई में वो जीता, एक लड़ाई में वो हारा भी सही, बट उसका होल्ड सिल्क रूट के ऊपर काफी बड़ी मात्रा में था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि आज का जो कराकोरम हाईवे है, जो अभी सीपेक का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सर, है ना, जो कराकोरम तो हमारा था ट्रांसपास के ऊपर वाला रीजन, बट वो 1987 के दौरान में चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक्सचेंज हो गया और पाकिस्तान ने वो रीजन चाइना को दे दिया। वहां पे आपको काफी सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। वहां से हमको ये समझ में आ रहा है कि कनिष्क का पॉलिटिकल होल्ड कितना बड़ा होगा। कनिष्क के समय पे काफी सारे सेंट्रल एशियंस भारत की तरफ आके स्थायी हुए और बहुत बड़ा सिल्क रूट का एक्सपांशन इंडिया की तरफ हुआ। ये कनिष्क का ही पीरियड था जहां वी विल कम टू नो कि रोमन ट्रेड और वेस्ट एशियन ट्रेड भी भारत की तरफ डाइवर्ट हुआ, एंड गुड क्वांटिटी ऑफ रोमन आर्टिफैक्ट्स एंड द वेस्टर्न आर्टिफैक्ट्स वर एक्चुअली पुश्ड एंड एक्सपोर्टेड टुवर्ड्स इंडिया। कनिष्क का पीरियड ही हमको यहाँ से देखने को मिलता है जहां भारतीय कल्चर, भारतीय धर्म संप्रदायों का विकास भारत के बाहर भी होना शुरू हो गया था, खास करके सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में और चाइना तक सर। अशोक ने अपने संतानों की अपॉइंटमेंट की थी साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ एशिया में, कि आप जाइए और बुद्धिज्म को पॉपुलर कीजिए। और इस तरह से आज के श्रीलंका के अंदर अशोक के संतान संघमित्रा और महिंद्र जाते हैं और इन्होंने बुद्धिज्म को पॉपुलराइज किया। उसी तौर के ऊपर, उसी तर्ज के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो कुषाणों के दौरान भी हमको एविडेंसेस मिलते हैं, इवन इन द पीरियड ऑफ कुषाण, that Kanishk will be sending the ambassadors and Buddhism will be popularized in the regions of West Asia, Central Asia and including the regions of China as well, sir. Okay. And this is how you will find कि कुषाणों के अंदर एक बहुत बड़ा contribution मिलता है।
ये कुषाण राजा भी धीरे धीरे भारतीय बन गए। जैसे कनिष्क खुद भारतीय बन गया था, वो बुद्धिज्म को मानता था, उसके फादर शिव जी को मानते थे। ग्रेजुअली इनके यहाँ पे राजा आते हैं हुविष्क, इनके यहाँ राजा आते हैं वशिष्क, और इनके यहाँ राजा आते हैं वासुदेव। एक टाइम पर इंडो ग्रीक राजा थे, इंडो ग्रीक राजा का नाम था मिनेंडर, बन गए मिलिंद। हीलियोडोरस करके एक इंडो ग्रीक एम्बेसडर आया है ना, युवराज था, बोले वो बन गया भागवत। वो कहता है कि मैं तो भागवत बन गया। ये कुषाण भी आए भारत में, बोले राजा बन के आएंगे। तुम रहो राजा बन के, कहाँ मना किया। पर भारतीय संस्कृति को आप कैसे इग्नोर कर पाओगे, भारतीय परंपराओं की, भारतीय प्रैक्टिसेस को आप कैसे इनफैक्ट है ना साइड ट्रैक कर पाओगे। और परिणाम क्या हुआ, व्हाट वाज द आउटकम, वी विल कम टू नो कि इवन दे विल आल्सो बी फॉलोइंग द इंडियन वे ऑफ लाइफ। एंड यू कैन इमेजिन कि वासुदेव करके एक राजा बाद में आया, कनिष्क के 200 साल 100 साल के बाद, 100-150 साल के बाद। ये दर्शाता है कि इनके यहाँ पे इंडियनाइजेशन किस तरह से हुआ था, हाउ द इंडियनाइजेशन ऑफ द इंडियन द कल्चर हैड टेकन प्लेस। ठीक है, और इस बेसिस के रूप में इनके द्वारा भी क्षत्रप सिस्टम चालू रही, कुषाणों के द्वारा भी एडमिनिस्ट्रेशन में क्षत्रप सिस्टम चालू रही। इन्होंने भी क्षत्रप प्रथा को कंटिन्यू रखा, खास करके गुजरात वाले रीजन में और दूर दराज के विस्तारों के अंदर, और अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स के थ्रू भारत में करीबन 100-150 साल तक शासन किया। इस तरह से ये जितने भी विदेशी आक्रमण हमारे ऊपर हुए, ये विदेशी आक्रमणों का परिणाम ही ये था कि इनके द्वारा भारतीयकरण की बहुत ही शुरुआत होगी। कनिष्क के कोर्ट में आपको काफी सारे स्कॉलर्स देखने को मिलेंगे, खास करके अगर आप देखोगे तो आपको बुद्धिस्ट फिलोसफर्स का बहुत प्रभाव मिलता है। अश्वघोष, पार्श्व, वासुमित्र, ये वो लोग थे जो इस पीरियड के अंदर हमको मिलते हैं। ठीक है, अश्वघोष करके जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इनके द्वारा बुद्ध की इनफैक्ट एक बायोग्राफी लिखी गई थी पहली बार संस्कृत में। महायान बुद्धिज्म जो है वो सांस्कृतिक बुद्धिज्म है। द महायानिक बुद्धिज्म इज कॉल्ड एज द सांस्कृतिक बुद्धिज्म। सांस्कृतिक बुद्धिज्म का मतलब ये है कि महायान के अंदर संस्कृत प्रभाव, संस्कृत लैंग्वेज, बुद्ध को भगवान मानना था, तो इसके लिए संस्कृतवाद बहुत चला। तो इसी के कारण महायान में एक किताब लिखी गई जिसका नाम है बुद्ध चरिता, बुद्ध की बायोग्राफी चरिता, अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। सौंदर्य नंद अगर आप देखोगे अश्वघोष के द्वारा लिखी जाती है। सरिपुत्र प्रकरण अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये भी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। अश्वघोष के द्वारा सरिपुत्र प्रकरण लिखी गई। सरिपुत्र वाज एक्चुअली द फॉलोअर ऑफ बुद्धा। ऐसा कहते हैं कि बुद्ध के बाद उनको गादीपति बनाने की कोशिश की, मतलब बुद्ध के अगर बुद्ध नहीं होते तो सरिपुत्र को बुद्धिज्म का लीड देने की बात की जा रही थी। खैर उनका मृत्यु बुद्ध से पहले हो गया, कम नसीबी थी कि ही पास्ड अवे इवन बिफोर बुद्धा सर। ठीक है, एंड अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, पार्श्व, ऐसे एक से एक फिलोसफर्स आपको मिलेंगे जो कनिष्क के कोर्ट में थे। इनफैक्ट मथुरा करके एक मंत्री हुआ करते थे कनिष्क के कोर्ट में, अच्छे एडवाइजर की तरह लिया जा रहा है। उसके कोर्ट में एक ग्रीक इंजीनियर था जिसका नाम था अजीसिलस। अजीसिलस वाज अ ग्रीक इंजीनियर हु वाज सिटिंग इन द कोर्ट ऑफ कनिष्क। ऐसे भी आपको लोग आपको यहां से देखने को मिलेंगे सर। एंड वी विल फाइंड कि इनके समय पे जो साहित्य का निर्माण हुआ, ये साहित्य अल्टीमेटली बाकी सारे राजाओं और बाकी सारे ऑथर्स के द्वारा भी लिखा गया सर, ना समझे। एंड वी विल फाइंड कि और भी ऑथर्स मिलते हैं, जैसे भाष मिलते हैं। भाष थोड़े लेटर पीरियड में थे, बट वी विल सी कि ये भी इसी पीरियड की आपको खासियत दर्शाता है। ठीक है ना, समझे। ऐसा कहते हैं कि इस पीरियड में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो भी इसी पीरियड में फाइनल कंपाइल हुई थी। अर्थशास्त्र में इनिशियल तो कौटिल्य ने लिखा है, पर कौटिल्य के अलावा और भी ऑथर्स लिखते हैं। इसी पीरियड के अंदर मनुस्मृति का कंपाइलेशन हुआ है। इसी पीरियड में काफी लोगों का मानना है कि कामसूत्र का कंपाइलेशन हुआ। खैर कामसूत्र गुप्ता पीरियड में भी थोड़ा बहुत चलता है सर। ठीक है, और इसी पीरियड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये भी एविडेंसेस मिल रहे हैं कि जो कल्चरल चेंजेस हो रहे थे, ये कल्चरल चेंजेस के साथ साथ लिटरेरी डेवलपमेंट और आर्किटेक्चर की स्टाइल भी बननी शुरू हो गई। ये आर्किटेक्चर की स्टाइल के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का ग्रोथ मिलता है। ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर आज के गांधार रीजन के अंदर आपको मिलेगा।
इंडो ग्रीक्स राजाओं में से काफी लोग बुद्धिज्म की तरफ आए। मैंने आपको बताया कि मिनेंडर करके जो राजा था वो खुद बुद्धिज्म की तरफ आ गया। वैसे ही कनिष्क भी खुद बुद्धिज्म की तरफ आता है। और भी राजा आपको इस पीरियड के अंदर देखेंगे जो बुद्धिज्म की तरफ जाएंगे। बिकॉज महायानिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की शुरुआत हो गई है, तो इन्होंने बुद्ध को अपने हिसाब से बनाने की शुरुआत की। उन्होंने कल्पना की कि बुद्ध कैसे लगते होंगे, उन्होंने सोचा कि बुद्ध कैसे दिखते होंगे और किस तरह से बुद्ध का जीवन चलता होगा। और इसी बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो कि आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडो ग्रीक स्टाइल को मिक्स करते हुए आज के गांधार में, अफगानिस्तान में कांदाहार करके जगह आई हुई है, वहां पे गांधार आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई। खैर गांधार आर्किटेक्चर के ऊपर अलग से कभी चर्चा करेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे द आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक लेंगे अलग से ही इन एंशिएंट इंडिया, या आर्ट एंड कल्चर की जो पार्ट है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। बट हमको ये जानकारी मिलती है कि ये जो गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है इसी का एक कॉन्फ्लुएंस का पार्ट था कि ये जो विदेशी आए भारत में आए, स्थायी हुए और भारत में आके भारतीय बन गए सर। ठीक है, इस पीरियड में मथुरा के अंदर भी डेवलपमेंट होती है, अलग अलग जगह के ऊपर बुद्धा की मूर्तियां बनेगी। सातवाहन नीचे अगर आप समझोगे तो केव आर्किटेक्चर की शुरुआत करते हैं। और इसी बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक से अधिक प्रकार की मूर्ति कला का विकास, एक से अधिक प्रकार की आर्किटेक्चर और स्थापत्य का डेवलपमेंट आपको इस पीरियड के अंदर से मिलता है। और ये सब कुछ चीजें इनफैक्ट है ना कुषाणों की और ये जो विदेशी आक्रमण जो हो रहे थे उसकी एक इम्पैक्ट के रूप में देखी जाती है। गोल्ड कॉइन्स का उपयोग होना, ट्रेड एंड कॉमर्स का लिंकेज बनाना, रोमन्स के साथ कांटेक्ट करना, इंडियंस का नेम के इंडिया के जैसे नाम रखना, इंडियंस के जैसे नाम रखना अपना ही खुद का, ये सब चीज़ें दर्शा रही है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट रहा था। एंड वी विल फाइंड कि किस तरह से बुद्ध की मूर्तियाँ बनती है, कैसे रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस के साथ भारतीय मूर्ति बनेगी। जैसे ये मूर्ति है ग्रीक इन्फ्लुएंस से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको दिख रही होगी कि बुद्ध को ग्रीक गॉड के जैसे दर्शाने की कोशिश की गई है। उनके आजू बाजू में एक हालो है, हालो समझ में आता होगा सर, है ना, काइंड ऑफ एक फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया गया डिवाइन ऑरा के रूप में। उनके हेयर देखोगे तो कर्ली हेयर्स है, अगर आप देख रहे हो सर, है ना। उनकी आंखें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हाफ आइज है, आधी बंद है आधी खुली है, एक मेडिटेशन का रूप दर्शाया है। तो दिखने में बुद्ध को एक विदेशी ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस के रूप में इनको दर्शाया गया। ग्रेको रोमन का मतलब यह है कि ग्रीक और रोमन का मिक्सचर आपको मिलेगा। इसके लिए इसको कहा गया है कि ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस के साथ बुद्ध को एक्सप्लेन किया गया है, ग्रेको रोमन इन्फ्लुएंस के साथ बुद्ध को दिखाया। हेलेनिस्टिक भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेलेनिस्टिक आर्ट्स। और इस तरह से ये पूरा का पूरा जो पीरियड निकल के आया, ये पीरियड के समय पे एक से अधिक प्रकार का साहित्य, स्थापत्य, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। गोल्ड कॉइन्स का काफी बड़ी मात्रा में उपयोग होगा इसी पीरियड के समय पे। वी विल फाइंड कि विदेशी भारत में आते रहेंगे पर भारतीय बनते रहेंगे। भारत की ये एक गोल्डन एरा था जहां पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होने के बावजूद भी, एक से अधिक विदेशी शासक आने के बावजूद भी भारत ने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को कभी नहीं गंवाया। इंडिया नेवर लॉस्ट इट्स कल्चरल आइडेंटिटी इवन विद द कंटिन्यूअस इन्वेजन ऑफ द किंग्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये दर्शाता है कि हम कल्चरली कितने एनरिच सभ्यता के रूप में थे कि जो एक बारबरिक डायनेस्टी के रूप में आए, इन्वेजन के रूप में आए, उनको हमने भारतीय बना दिया सर। इसी पॉइंट के ऊपर आज के सेशन को कंक्लूड करता हूँ। होपफुली आपको भारत में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में जो विदेशी आक्रमण हुए उसको लेके क्लैरिटी आ गई होगी कि ये चार डायनेस्टी का क्या रोल प्ले है, इनकी क्या कहानियां हैं, किनको यवन कहते थे, और ये चारों के चारों किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चर को। इसके ऊपर कभी अलग से चर्चा करिएगा कि डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन ऑन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, कि ये जो विदेशी आक्रमण हुए उसकी असर क्या होती है सर, और क्या असर पॉजिटिव रहेगी थी, ये असर क्या नेगेटिव रहती है, इसके रूप में भी सोचिएगा कि क्या कहानी है और किस तरह से ये जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए उसने कैसे इंडिया की
पूरी जो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो सिस्टम थी उसको बदलने की कोशिश की सर। तो आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं और कल के क्लास के अंदर जब हम लोग मिलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली नए साल के अंदर हम लोग जब मिलेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे और 2023 में पोस्ट मॉडर्न इंडिया का जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट इसके लिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया बहुत अलग अलग पीरियड में डिवाइडेड है और टोटल 500 साल के अंदर डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 500 ईयर्स। तो आज हमने नॉर्थ इंडिया की कहानी देखी है कि कैसे नॉर्थ इंडिया वाले रीजन के अंदर पोस्ट मॉडर्न इंडिया में चेंजेस हुए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको साउथ इंडिया के बारे में बताऊंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सातवाहन डायनेस्टी, आई विल बी टॉकिंग अबाउट द संगम पीरियड एंड वी विल ट्राई टू कंक्लूड इट आउट कि हाउ द पोस्ट मॉडर्न इंडिया एक्चुअली फेड्स आउट और उसका एंड कैसे हुआ। तो 2022 की ऑलमोस्ट हमने जो है वो विदाई ले ली है और एक आध दिन में 2022 खत्म हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि 2023 की शुरुआत हम लोग बहुत ही सकारात्मक वे में, पॉजिटिव वे में कहें और 2022 का जो बैगेज है, जो लोड हमने लिया है उसको भी एंड करें सर। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस मिलूंगा तो कंटिन्यू करूंगा। नई बैचेस 2 जनवरी से शुरू हो रही है। 2nd of January I am starting with new batches on the art and culture and the history optional paper 2। 2 जनवरी से मैं कला एवं संस्कृति जो यूपीएससी सीएससी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर और बाकी सब, और साथों साथ 2 जनवरी से हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 2 भी मैं शुरू कर रहा हूँ। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 23% डिस्काउंट अवेलेबल है, ज़रूर से जुड़िए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हो तो भी चिंता मत करिए, यहाँ तमिलनाडु का जो बेस बना है उसके ऊपर और भी 1-2 रेफरेंस बुक पढ़ोगे तो ठीक ठाक तैयारी होगी। पर जो तैयारी आप 200 आवर्स में करोगे शायद मैं आपको 30-40 घंटे में करवा के दे दूंगा और वो 200 घंटों के अंदर भी आप उसको ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। वो यहाँ अराउंड 30, 40, 50 आवर्स के अंदर कंसोलिडेटेड पिन पॉइंटेड फॉर्मेट में कवर की जाएगी। तो जुड़िए हमारे साथ रिजॉल्व 2023 में। यूज दिस कोड PN लाइव एंड आपके जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के सपने हैं उसको साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस एंड जय हिंद।